लाइव प्रोसेस चैप्टर नंबर 6 आज डिटेल में करने वाले हैं, जो ज़रूरी होगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके मेरे, वही मैं करने वाला हूँ डिस्कशन। चलिए ठीक है। सो विल स्टार्ट फ्रॉम है, बिकॉज ये सब छोटी छोटी बातें हैं, बस समझने के लिए छोटी सी बातें। मैं कह दूँ जिंदा रहने के लिए आपको खाना खाना, ये सब चीज़ें फालतू की बात। सो स्टार्ट करता हूँ यहाँ से। ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग रिएक्शन आर सम ऑफ द मोस्ट कॉमन केमिकल मीन्स टू ब्रेक डाउन मॉलिक्यूल्स। अगर मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन करना है तो सबसे आसान तरीका अगर केमिकल का बताऊं तो ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग रिएक्शन। ठीक है, यहाँ तक की बात समझ में आ गई। इन द केस ऑफ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म नो स्पेसिफिक ऑर्गन फॉर टेकिंग इन फूड, एक्सचेंज ऑफ गैसेज ऑफ रिमूवल ऑफ वेस्ट में बी नीडेड बिकॉज द इंटायर सर्फेस ऑफ ऑर्गेनिज्म इज इन कॉन्टेक्ट विथ इन्वायरमेंट। ये छोटी सी बातें कह रहा है कि सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म के केस में कोई स्पेसिफिक ऑर्गन नहीं होता है फूड लेने के लिए, और एक्सचेंज ऑफ गैसेज या फिर तो रिमूवल ऑफ वेस्ट एक्सक्रिएशन है ना, इसलिए ज़रूरत पड़ता है कि ताकि उसका इंटायर सरफेस जो ऑर्गेनिज्म का वो इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में है। बस छोटी सी बात थी। ओके, सो फर्दर वी मूव है। सो द बेस्ट बाई प्रोडक्ट्स आर देयर फॉर नीडेड टू बी रिमूव फ्रॉम द बॉडी डिस्कार्डेड आउटसाइड द प्रोसेस कॉल्ड एक्सक्रिएशन। एक्सक्रिएशन किसको कहते हैं? छोटी सी बात है कि आप जैसे भोजन खाते हो, जब वो डाइजेस्ट हो जाता है तो हमारे बॉडी क्या करती है, डिस्कार्ड कर देती है आउटसाइड, उसको हम कहते हैं एक्सक्रिएशन। ठीक है, बस छोटी सी बात। ओके, मैं आगे बढ़ता हूँ थोड़ा। सो डिज़ाइन इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर फॉलोड, अ स्पेशलाइज टिश्यू फॉर एक्सक्रिएशन विल बी डेवलप। एक एक्सक्रिएशन के लिए स्पेशलाइज टिश्यू होता है। सो बीच मीन्स दैट द ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम विल नीड टू ट्रांसपोर्ट बेस्ट अवे फ्रॉम द सेल्स टू द एक्सक्रीटरी टिश्यू। मतलब इसका मतलब छोटी सी बात है कि हम क्या करते हैं, हमारे जो बेस्ट होते हैं बॉडी पार्ट में उसको ट्रांसपोर्ट करता है, एक्सक्रीटरी टिश्यू हमारे बॉडी से डिस्कार्ड करता है। बस छोटी सी बात थी। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफ्यूजन इनसफिशिएंट टू मीट ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट फॉर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स लाइक ह्यूमंस। अगर मैं इसकी बात करूँ इसका मतलब क्या होगा, मेरी बात को समझो। क्वेश्चन क्या बोल रहा है सबसे पहले, व्हाई इज डिफ्यूजन इनसफिशिएंट टू मीट द ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स लाइक ह्यूमंस। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ह्यूमन क्यों? क्योंकि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म आर नोट डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट विथ, अगर मैं बात करूँ इसका तो डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट में नहीं होता है, डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट में नहीं होता है, डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं, आई एम वेरी सॉरी टू से दैट, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं होता है। इसीलिए किसके डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में? आउटर इन्वायरमेंट के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में। ठीक है, चलिए यहाँ पे बात हो गई। अनलाइक द यूनिसेल्युलर, अब यूनिसेल्युलर जो होता है ना, यूनिसेल्युलर या सिंगल सेल, ये क्या होता है ना कि डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में होता है इन्वायरमेंट के। मैं यहाँ पे इसको लिख देता हूँ, सेंसर को मैंने बहुत छोटी छोटी लिखी है, जब आप पीडीएफ लोगे तो जूम करके पढ़ के से कर सकते हो क्लियर। ठीक है, मैं जूम आउट कर देता हूँ थोड़ा सा। जैसे कि अगर मैं पहले आंसर की बात करूँ, वाई इज डिफ्यूजन इनसफिशिएंट टू मीट ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक ह्यूमंस। क्यों? क्योंकि मल्टी सेलुलर आर नॉट डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विथ इन्वायरमेंट लाइक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। पहला एग्जाम्पल, व्हाट क्राइटेरिया टू बी यूज टू डिसाइड वेदर समथिंग इज लाइफ। बहुत सारे हैं भाई, वो चल रहा है, दौड़ रहा है ना, सांस ले रहा है, कुछ भी। सो व्हाट आर आउटसाइड रॉ मटेरियल यूज बाय एन ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म जो है, ऑर्गेनिज्म के आउटसाइड रॉ मटेरियल क्या होता है? अभी हमने पढ़ा था ऑक्सीजन, फूड, वाटर, CO2 है ना, अपने अपने हिसाब से। सो व्हाट प्रोसेस कंसिडर द एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग लाइफ? रेस्पिरेशन, एक्सक्रिएशन, न्यूट्रिशन, ये सब चीज़ें हैं ना, न्यूट्रिशन भी है। सो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करता हूँ न्यूट्रिशन पे। अगर न्यूट्रिशन की बात आई है तो शायद करना ही पड़ेगा। चलिए अब बात करता हूँ मैं। द ऑटोट्रॉप्स इंक्लूड green plants and some bacteria, other organism utilize complex substances. So these complex substances have to be broken down into simpler. अब जो complex substance है उसको simple substance में करना पड़ेगा convert, broken down करके, है ना। So growth of the body to achieve this organism use biocatalyst is called enzyme. अब organism अपने growth के लिए यूज़ करते हैं biocatalyst, उसको हम enzymes बोलते हैं। So thus the heterotroph survival depends directly on or indirectly on autotrophs. Heterotrophic organisms include animal and fungi. अब मेरी बात को समझिए, दो टाइप का ऑर्गेनिज्म होता है, हम क्लास 9 में पढ़ा था डिटेल में, ऑटोट्रॉफ और हेट्रोट्रॉफ। ऑटोट्रॉफ अपना भोजन खुद बनाते हैं और हेट्रोट्रॉफ ऑटोट्रॉफ पे डिपेंड होते हैं, है ना, कुछ चीज़ों पर, जैसे प्लांट्स वगैरह पे है ना मोस्टली। सो आगे बढ़ता हूँ मैं यहाँ से। यहाँ पे कुछ बोल रहा है कि हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म है जैसे एनिमल और फंगी। फंगी भी क्या है, डेड ऑन डिके मैटर पे रहता है जी। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को डिटेल में पढ़ेंगे इस बात पे। सो कार्बन एंड एनर्जी रिक्वायरमेंट फॉर ऑटोट्रॉपिक
ऑर्गेनिजम्स टू फुलफिल बाई फोटोसिंथेसिस। आपको पता है जो ऑटोट्रॉफिक है वो अपना भोजन खुद बनाएंगे, उनको कार्बन और एनर्जी चाहिए होगा अपना फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करने के लिए। सो इट इज़ द प्रोसेस बाई विच ऑटोट्रॉफ टेक इन सब्सटेंस फ्रॉम द आउटसाइड एंड कन्वर्ट देम इनटू अ स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी। अब आउटसाइड से क्या करते हैं, सब्सटेंसेस लेते हैं और उसको कन्वर्ट करते हैं स्टोर्ड फॉर्म के एनर्जी में। इस मटेरियल को दिस मटेरियल इज टेकन इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर विच कन्वर्टेड कार्बोहाइड्रेट एंड प्रेजेंस इन सनलाइट ऑफ क्लोरोफिल। अब मेरी बात को समझिए, अब क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं प्लांट्स, है ना, और कन्वर्ट करते हैं कार्बोहाइड्रेट में, उसको किसके प्रेजेंस ऑफ सनलाइट में और क्लोरोफिल में के प्रेजेंस में। सो कार्बोहाइड्रेट आर यूटिलाइज्ड फॉर प्रोवाइडिंग एनर्जी। आपको पता है कार्बोहाइड्रेट एनर्जी देता है, प्रोटीन हमारा बॉडी बिल्डिंग करता है, ये सब चीज़ें हमने पिछले क्लास में पढ़ी थी, क्लास 7 में। सो द कार्बोहाइड्रेट्स विच आर नॉट यूज्ड इमीडिएटली आर स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। अब कार्बोहाइड्रेट क्या है जो कि तुरंत नहीं यूज करते हैं, उसे वो स्टोर कर लेते हैं किसके फॉर्म में, स्टार्च के फॉर्म में। सो विच सर्व द इंटरनल एनर्जी रिजर्व टू बी यूज्ड इन व्हेन रिक्वायर्ड बाय द प्लांट। ये क्या करता है, एक इंटरनल एनर्जी की तरह मतलब स्टोर करता है। जैसे मान लीजिए आपके पास एक्स्ट्रा पैसे आप बैंक में जमा कर देते हो, आपको जरूरत पड़ने पर खर्च करते हो, वैसे ही, है ना। सो द इंटरनल एनर्जी रिजर्व टू बी यूज्ड एज व्हेन रिक्वायर्ड बाय द प्लांट। ये बात हो गई जब जरूरत पड़ती है, जब इस्तेमाल करते हैं स्टोर्ड एनर्जी। So somewhat similar situation is seen where the energy derived from the food we eat is stored in our body in the form of glycogen। अब वैसे अब ह्यूमन की बात करें तो हम जो फूड लेते हैं, खाते हैं, जो एनर्जी बचता है उसको हम क्या करते हैं, स्टोर करते हैं हमारे बॉडी में ग्लाइकोजन के फॉर्म में। यहाँ तक की बात क्लियर हो गई ग्लाइकोजन के फॉर्म में। अब जैसे कि 6CO2 6H2O C6H12O6 6O2 ग्लूकोज का फार्मूला C6H12O6। अब देखिए क्या है, 6CO2 लिया, 6H2O लिया, अब क्लोरोफिल सनलाइट प्रेजेंट है, उसमें क्या बना, प्लांट ग्लूकोज बना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो लेट अस नाउ व्हाट एक्चुअली हैपेंस ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्या हुआ एक्चुअली इस प्रोसेस में, थोड़ी सी डिटेल में जानते हैं, जबकि पिछले क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं इस बात को। तो क्या हुआ, पहली चीज़ ऑब्जर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। क्लोरोफिल ने क्या किया, सनलाइट को ऑब्जर्व किया। दूसरी चीज़ कन्वर्ट किया लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू द केमिकल एनर्जी। उसके बाद जब कन्वर्ट कर लिया तो क्या किया, स्प्लिट किया वाटर मॉलिक्यूल को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। अब देखो जैसे उसने क्या किया था, H2O लिया तो उसने क्या किया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को स्प्लिट किया। सेकंड चीज़, पहली चीज़ ऑब्जर्व किया लाइट को क्लोरोफिल, फिर उसके बाद कन्वर्ट किया लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में और वाटर मॉलिक्यूल को स्प्लिट कर दिया, डिवाइड कर दिया, हाइड्रोजन अलग ऑक्सीजन अलग H2O वाले में से, ठीक है, H2 और ऑक्सीजन अलग। तीसरा क्या किया, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बोहाइड्रेट। अब क्या किया, कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में क्या किया, रिडक्शन किया। मेरी बात समझ रहे हो, कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। सो दीज स्टेप्स नीड टू टेक प्लेस वन आफ्टर टू अदर इमीडिएटली। अब एक के बाद एक तुरंत से करना होता है सब जो प्रोसेस होते हैं, है ना। फॉर एग्जाम्पल्स, डिजर्ट प्लांट टेक अप कार्बन डाइऑक्साइड एट नाइट एंड प्रिपेयर एन इंटरमीडिएट विच इज एक्टेड अपन बाय द एनर्जी ऑब्जर्व्ड बाय द क्लोरोफिल ड्यूरिंग द डे। अब मेरी बात को समझो, जैसे कि एक एग्जांपल है, डिजर्ट प्लांट होता है, जैसे कैक्टस वगैरह बहुत सारे कांटेदार प्लांट होते हैं ना। डिजर्ट प्लांट क्या होता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड रात को लेते हैं और एक तैयार करते हैं इंटरमीडिएट किसके बीच में, कि जो एनर्जी जो दोपहर में लेंगे ना क्लोरोफिल से, तो उससे वो क्या करते हैं, जैसे क्लोरोफिल लिया एनर्जी तैयार किया, इससे लिया कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बोहाइड्रेट तैयार किया। मेरी बात को समझ पा रहे हैं आप। आगे बढ़ता हूँ। लेट अस सी हाउ ईच ऑफ द कंपोनेंट्स द अबव रिएक्शन आर नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। बस छोटी सी बात थी कि ऊपर वाली प्रोसेस क्यों जरूरी है आखिर। सो इफ़ यू केयरफुली ऑब्जर्व अ ग्रॉस सेक्शन ऑफ ए लीफ अंडर द माइक्रोस्कोप, अगर आप केयरफुली ऑब्जर्व करोगे माइक्रोस्कोप के अंडर किसी लीफ को ले लिया, माइक्रोस्कोप में देखा, तो आप क्या पाएंगे माइक्रोस्कोप में, सम सेल कंटेन्स ग्रीन डॉट, कुछ सेल्स में ग्रीन डॉट्स हैं, एंड द ग्रीन डॉट सेल आर ऑर्गेनेल कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट। अब जो कुछ आपने लीव्स लिया, जैसे एग्जाम्पल्स, मुझे लीफ बनाने आती नहीं है, दिल बनाने तो आता है ना, कैसे बनाते हैं भाई, ऐसे लिया मैंने, ऐसे कर रहा हूँ, ठीक है। अरे भाई गंदा बन गया तो यार समझ लो यार, ये पत्ता है, ठीक है, ऐसे लिया, ऐसे 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 ऐसे, ये हो गया, ठीक है, लीफ है। अब इस लीफ में आप देखोगे ना कुछ ग्रीन डॉटेड दिखेंगे। एग्जांपल मैं बता रहा हूँ कैसे, चलिए, जैसे जैसे कुछ ग्रीन कुछ डॉटेड दिखा। अब ये जो ग्रीन डॉटेड है ना, इनको हम क्या बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं, आपको याद रखना है, क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं इनको, ठीक है, याद रहेगी बात। इन क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। ये सब बातें छोटी सी है लेकिन याद रखनी ज़रूरी है। क्या होता है, क्लोरोफिल होता है, ठीक है। मैंने, चलिए यहाँ तक हो गई हमारी बात, आपकी बात। अब मैं आगे बढ़ता हूँ यहाँ से।
एक कुछ एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, इस पे क्वेश्चन आ चुके हैं, तो एक थोड़ा सा एक्टिविटी मुझे मेरे लिए लग रहा है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं इस एक्टिविटी पे थोड़ा सा करने जा रहा हूँ। इस एक्टिविटी को क्या है, इस एक्टिविटी को चलिए समझते हैं। एक पॉटेड प्लांट लेना है, वेजिटेटिव लीफ, एग्जाम्पल मनी प्लांट या क्रोटन, कोई भी ले लो, ठीक है ना। अब क्या करना है, इस प्लांट को डार्क रूम में रखना है 2-3 दिनों तक, ताकि उसके सारे स्टार्च क्या हो जाए, यूज हो जाए। स्टार्च क्या होता है, मैंने आपको पहले पढ़ा है कि ये जो स्टार्च है ना, यूज अप। स्टार क्या होता है, मैंने पहले बात की, स्टार को एक एनर्जी फॉर्म में स्टोर करके रखता है, ज़रूरत पड़ने पे इस्तेमाल करता है, जैसे आप अपने बैंकों में पैसा रखते हो, है ना। सो अब उस प्लांट को सनलाइट में रखा 6 घंटे के लिए, उसी प्लांट को 3 दिन तक रखा डार्क में, फिर उसके बाद 6 घंटे के लिए रखा मैंने सनलाइट में। अब ग्रीन एरिया को मार्क किया, सीट पेपर पे ट्रेस किया, फिर उसी को डीप किया हमने बॉइलिंग वाटर में कुछ मिनट के लिए। आफ्टर दिस उसको इमर्स कर दिया कंटेनिंग अल्कोहल, जिसमें अल्कोहल था उसमें उसको डुबा दिया, मतलब इसका पूरा चीर फाड़ करके ऑपरेशन कर दे रहे हैं भाई। फिर उसने क्या किया, वाटर वॉथ एंड हीट टिल द अल्कोहल बिगिन टू बॉयल। अब उसे क्या किया, वाटर वॉथ के जब तक कि उसे हीट दिया, जब तक कि अल्कोहल बॉयल ना हो जाए, खौलने ना लगे। तो व्हाट अबाउट द कलर ऑफ द लीफ, व्हाट इज़ द कलर ऑफ द सॉल्यूशन, क्या पूछ रहा है क्वेश्चन समझ लो आप। कलर ऑफ द लीफ, कलर ऑफ द लीफ एंड द सॉल्यूशन एंड द कलर ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है, कलर ऑफ द सॉल्यूशन एंड द कलर ऑफ द लीफ, ठीक है। अब उसके बाद निकालने के बाद क्या किया, डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन में डाला कुछ मिनट के लिए, फिर उसको रिंस किया आयोडीन सॉल्यूशन, ये सब इतनी सारे प्रोसीजर की। तो अब क्या हो गया भैया, आप समझिए, ये जो ग्रीन पार्ट थी ना, ग्रीन वाला जो लीफ था, ये क्या हुआ था, ये कन्वर्ट हो गया किसमें, ब्लू में, ठीक है। इसको आगे बढ़ेंगे तो पता चलेगा। ग्रीन था ब्लू हो गया, आप गौर से देखोगे, ग्रीन था ब्लू हो गया, ब्लू या ब्लैक हो जाता है, ठीक है, स्टार्च टेस्ट के बाद याद रखना। अच्छा, अब आइए, अब बात करते हैं ना, लेट अस स्टडी हाउ द प्लांट ऑब्टेन फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड। क्लास 9 में हमने स्टोमाटा पढ़ा था, याद होगा, स्टोमाटा क्लास 9 में पढ़ा था, जो कि टाइनोपोर्स प्रेजेंट होते हैं सरफेस ऑफ द लीफ पे, है ना। चलिए अब यहाँ पे आता हूँ। दैट एक्सचेंज ऑफ गैसेज ऑकर्स अक्रॉस द सरफेस, स्टीम्स, रूट एंड लीव्स एज वेल, सिंस लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर कैन ऑल्सो बी लॉस्ट थ्रू द स्टोमाटा। So the plant close these pores when it doesn't need carbon dioxide for photosynthesis। अब मैं एक छोटी सी बात समझाता हूँ, पहले कलर का चेंज करता हूँ। चलिए मैं इस बात को थोड़ा सा समझाने जा रहा हूँ, ध्यान से आपको सुनना है, बस 1 मिनट करें यार, ये क्या हो रहा है, फक, बस थोड़ा सुनना। सो ये इम्पॉर्टेंट है नोट करना कि दैट एक्सचेंज ऑफ गैसेज ऑकर्स द सरफेस ऑफ स्टीम्स, रूट एंड लीव्स। अब गैसेस का जो एक्सचेंज होता है वो कैसे होता है, स्टीम, रूट या लीव्स में होता है, ठीक है, यहाँ तक की बात छोटी सी थी। अब लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर क्या है, इसमें क्या होता है, लॉस्ट करता है किसके द्वारा, स्टोमाटा के द्वारा। इस प्रोसेस में लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर लॉस्ट थ्रू दिस स्टोमाटा। सो प्लांट जो है अपना पोर्स यानी कि छिद्र जो होता है ना, छोटे छोटे छेद होते हैं, वो बंद कर लेता है स्टोमाटा का पोर्स, है ना। कब बंद कर लेता है, जब इसको कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस के लिए नहीं चाहिए होता है, जब ये बंद कर लेता है। यहीं तक बस छोटी सी बात थी भाई बच्चों वाली। अब इस बात पे आता हूँ, द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द पोर इज अ फंक्शन ऑफ द गार्ड सेल। अब मेरी बात को आप समझना, अगर आपके क्वेश्चन आ जाए ओपनिंग और क्लोजिंग फंक्शन जो कि है पोर्स का, वो किसका काम है, तो गार्ड सेल का काम है। मतलब समझ लो पहरेदारी करता है, फोटोसिंथेसिस आया खोल दो, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड आया खोल दो, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं आ रहा है बंद कर दो, है ना। मतलब समझ लो गार्ड सेल है, गार्ड सेल का काम क्या है, खोलना बंद करना दरवाजा, ऐसे याद रखो। सो द गार्ड सेल स्वेल, कब, मेरी बात को समझो, गार्ड सेल कब स्वेल कर जाता है, व्हेन वाटर फ्लो इनटू देम। गार्ड सेल में जब वाटर फ्लो होता है ना, तो वो स्वेल कर जाता है, स्वेल मतलब बड़ा हो जाता है, फूल जाता है ना, ऐसा समझ लो। सो काउजिंग द स्टोमेटल पोर टू ओपन, सिमिलरली द पोर क्लोज इफ द गार्ड सेल श्रंक। अब मेरी बात को समझो, वैसे ही क्यों स्टोमेटल पोर जब खुला होता है तो गार्ड सेल स्वेल हो गया, वैसे ही पोर क्या होता है, क्लोज कर देता है अगर गार्ड सेल श्रिंक हो जाता है। तो अगर गार्ड सेल श्रिंक हो गया, स्वेल कर गया, सॉरी श्रिंक कर गया, तो क्या है, पोर्स क्लोज हो जाते हैं ना, पोर्स क्लोज हो जाते हैं जब गार्ड सेल श्रिंक होता है। तो चलिए यहाँ पे कुछ और है, क्या है, विदाउट पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ओके 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 ओके। देखो भैया एक बेल जार लिया है और 5 ग्लास कंटेन पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पे रखा है। तो एक्सपेरिमेंटल सेटअप है विद पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और विदाउट पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। मेरी बात को समझ रहे हो, बेल जार को लिया है प्लांट्स को, एक में रखा हो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, एक है बिना पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के, तो क्या होगा। सो यहाँ पे आता हूँ मैं। अच्छा मैंने एक बात बताया नहीं था, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो थोड़ी सी छोटी सी बात है, ग्लाइकोजन जो होता है ना भैया, ये एनिमल में होता है, ठीक है। ठीक है,
अच्छा, अगर एक छोटी सी और मैं बात करूँ, जैसे कि लाइट फेज है ना, डार्क फेज, ब्लैक फेज, ये सब चीज़ मुझे लगता है आगे आएंगे तो मैं इसमें डिस्कस कर लूँगा, अभी इसमें टाइम बर्बाद नहीं कर रहा मैं। आगे अरे यार ये क्या हो गया, ओके आगे बढ़ता हूँ। अभी कहाँ था मैं ब्रो हाँ, मैं एक चीज़ और बताऊंगा, इससे क्वेश्चन आ गया तो इसकी बात को ध्यान रखना। जब आयोडीन में इमर्स किया, अल्कोहल में डाला तो ग्रीन से ब्लू हो गया, ब्लू या ब्लैक हो जाता है, ऑप्शन आएगा। CDS के इसी बार के क्वेश्चन था, 2000 CDS 1 2023, ठीक है, याद रखना इस बात को। चलिए अब क्या हुआ यहाँ पे, मैं इस बारे में एक्सपेरिमेंट पे चर्चा कर रहा हूँ। इस एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ भाई, ध्यान से अगर मैं समझाऊँ तो छोटी सी बात है बस, कि इसमें क्या हुआ, इस एक्सपेरिमेंट में एक में सेटअप किया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ और एक में बिना पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के, ठीक है। चलिए आइए, सो बेस्ड ऑन दिस टू एक्टिविटी परफॉर्म्ड एबव वी कैन डिजाइन द एक्सपेरिमेंट ऑफ डेमोन्स्ट्रेट द सनलाइट इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। अब हम ये कह सकते हैं तो पता ही है कहना क्या। अब चलिए यहाँ पे आते हैं। वाटर यूज इन फोटोसिंथेसिस इज टेकन अप फ्रॉम द सॉइल बाय द रूट्स ऑफ टेरेस्ट्रियल प्लांट। आपको पता है फोटोसिंथेसिस में वाटर यूज होता है जो कि रूट से लिए जाते हैं ना। सो अदर मटेरियल्स लाइक नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन, मैग्नीशियम टेकन अप फ्रॉम द सॉइल। आपको पता है और भी मटेरियल है जो सॉइल से लिए जाते हैं, कौन कौन से हैं, अपने न्यूट्रिशंस के लिए लेता है ना प्लांट्स। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन, मैग्नीशियम टेकन अप फ्रॉम द सॉइल। सो नाइट्रोजन इज एन एसेंशियल एलिमेंट्स यूज्ड द फोटोसिंथेसिस ऑफ प्रोटीन एंड अदर कंपाउंड्स। अब मेरी बात को समझना आप कि नाइट्रोजन किसके लिए इंपॉर्टेंट है, सिंथेसाइज करने के लिए प्रोटीन और अदर कंपाउंड को, है ना, इसलिए नाइट्रोजन एसेंशियल है, ज़रूरी है। चलिए यहाँ तक की बात हो गई नाइट्रोजन वाली, अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा यहाँ पे हमने क्या बात की थी, यहाँ पे कुछ चीज़ें नहीं लिखी हुई, लेकिन मैं एक्सपेरिमेंट बताता हूँ कि जो हाइड्रोक्साइड के साथ रखा है, जैसे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के, तो ये क्या बहुत रिएक्टिव है, तो ये क्या हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा विथ आयोडीन। ये जो है ना, ए वाली, इसकी बात मैं कर रहा हूँ, इसको मैं लिख ही देता हूँ, रुको। टर्न ब्लू, ठीक है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड वाला क्या हो जाएगा, ब्लू टर्न हो जाएगा, मतलब उसके कलर ब्लू हो जाएंगे। चलिए हाँ सॉरी, बात हो गई हमारी यहाँ तक की। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, यहाँ से कार्बोनेट बना लेगा वो, इसीलिए। चलिए यहाँ पे आते हैं। टेकन अप इन द फॉर्म ऑफ इनऑर्गेनिक नाइट्रेट्स और नाइट्राइट। थोड़ा सा जूम करते हैं। सो नाइट्रोजन लेते हैं नाइट्राइट्स या नाइट्रेट्स के फॉर्म में, और इट इज़ टेकन अप एज ए ऑर्गेनिक कंपाउंड, या फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड की तरह लेते हैं, जो कि विच हैव बीन प्रिपेयर्ड बाय बैक्टीरिया फ्रॉम एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। अब जो कि बैक्टीरिया द्वारा प्रिपेयर किया जाता है, कहाँ से, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन से, ठीक है। चलिए हेटरोट्रॉफिक नाइट्रोजन्स पे आते हैं। ऑटोट्रॉफिक की चर्चा हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से की है। सो सम ऑर्गेनिजम्स ब्रेक डाउन द फूड मटेरियल आउटसाइड द बॉडी एंड देन ऑब्जर्व इट। कुछ जो होते हैं इनसाइड, जैसे हमने अभी बात की कि ब्रेक डाउन करते हैं, कुछ बाहर ब्रेक डाउन कर लेते हैं और उसको फिर इनसाइड बॉडी के अंदर लेते हैं, जैसे ब्रेड मूल्स, ईस्ट, मशरूम्स। ब्रेड मूल समझ रहे हो आप, अरे फंगी वंगी है ना, ईस्ट, कुछ ऐसे हैं। अब पैरासाइटिक न्यूट्रिटिव स्ट्रेटेजी इज यूज्ड बाय वाइड वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म लाइक कस्कुटा को अमरबेल भी बोलते हैं, ऑर्चिड, टिक्स, लीचेस, टेपबॉम्स, ये सब जो है ना। चलिए ये सब अपने न्यूट्रिशन लेते हैं। पैरासाइटिक याद रखना, कुछ कुछ कस्कुटा है, ऑर्चिड है, ठीक है। हाउ डू ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशंस। ऑर्गेनिज्म जो है ना, ऑर्गेनिज्म वो हेटरोट्रॉफिक वाले अपना कैसे एक्वायर करते हैं न्यूट्रिशन, या फिर कोई भी है ना, ऑटोट्रॉफिक या हेटरोट्रॉफिक। तो amoeba takes in food using temporary finger like extension of cell surface which fuse over and the food particle forming in a food vacuoles. So inside the food vacuoles complex substances are broken down into simpler one which is diffused into the cytoplasm. मैं इसको पूरा हाईलाइट करता हूँ। अच्छा कोई बात नहीं, पूरा हाईलाइट नहीं कर रहा, फिर भी समझो। अब अमीबा क्या है ना, इसका तरीका अलग है, मतलब कुछ अपने टेम्पररी फिंगर्स निकालते हैं, उसको सेल सरफेस को कवर कर लेता है पूरी ओर से, और उसको फूड वैक्यूल लेके फिर डिफ्यूज कर देता है साइटोप्लाज्म में। कैसे, मैं बताता हूँ। कम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपलर में कैसे तोड़ता है, डिफ्यूज करता है साइटोप्लाज्म में। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल लिया मैंने, देखो मान लिया जाए ए अमीबा है ना भाई, यहाँ पे ए अमीबा है ना। अब क्या करता है, यहाँ पे इसका भोजन है ना, अब ये क्या करेगा मैं आपको समझाता हूँ। अमीबा यहाँ पे था, यहाँ पे इसका भोजन है, अब धीरे धीरे चल के अब इसको क्या किया, इसको भोजन को कवर किया, फिर इनगल्फ कर लिया इसको पूरी तरीके से, ऐसे लेता है, ठीक है। समझ गए होगे उम्मीद करता हूँ, अगर मैं समझाने में सफल रहा तो। सो द रिमेनिंग अनडाइजेस्टेड मटेरियल, अब क्या होता है, जो रिमेनिंग अनडाइजेस्ट मटेरियल रह जाता है अमीबा, सो वो क्या करता है, मूव टू द सर्फेस ऑफ सेल देन थ्रोन आउट। उसको क्या करता है, अनडाइजेस्ट मटेरियल को थ्रोन आउट कर देता है।
और पैरामेशियम्स की बात, अमीबा की बात हो गई। पैरामेशियम की बात करूँ, ऑल्सो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। सो द सेल हैज़ डेफिनिट शेप एंड फूड इज टेकन इनटू अ स्पेसिफिक स्पॉट। अब क्या है, डेफिनिट शेप होता है पैरामेशियम का और स्पेसिफिक स्पॉट पे फूड लेता है। जैसे फूड इज मूव्ड टू दिस स्पॉट बाय द मूवमेंट ऑफ सीलिया। सीलिया के मूवमेंट से क्या करता है, वो उस स्पॉट पे जाता है। एंड विच कवर द इंटायर सर्फेस ऑफ द सेल। अब क्या करता है पैरामेशियम इस सेल के सारे, जैसे फूड है उस सेल से सारा उसको कवर कर देता है, उसको इनगल्फ कर लेता है अभी। ठीक है, ह्यूमन बींग का न्यूट्रिशंस पढ़ते हैं। देखो यहाँ पे, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है ये भाई, आप देखो कैसे इनगल्फ करता है। अब देखो भाई, न्यूक्लियस यहाँ पे फूड पार्टिकल है, देखो यहाँ गया, इसको कवर करने लगा, फिर यहाँ पे कवर कर लिया। अब यहाँ पे देखो पूरी तरह कवर कर लिया, जो डाइजेस्ट रहेगा उसको बाहर छोड़ देगा, बाकी इनगल्फ कर लिया, है ना। ऐसे पैरामेशियम्स की बात, यही मैं समझाना चाह रहा था। अब न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स आता हूँ। सो द एलिमेंट्री कैनल इज बेसिकली ए लॉन्ग ट्यूब एक्सटेंडिंग फ्रॉम द माउथ टू द एनस। एलिमेंट्री कैनल होता है जो कि लंबा होता है, लॉन्ग ट्यूब, कहाँ से, माउथ से लेके एनस तक होता है। एनस समझ ही रहे हो आप, पीछे है ना। चलो अब यहाँ पे आते हैं, ये क्या बोल रहा है, यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट लेना है 20 से 30 मिनट, छोटी सी बात है। चलो अब यहाँ पे आता हूँ। वी ईट वेरियस टाइप ऑफ फूड विच हैज़ अ पास थ्रू द सेम डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, है ना, बहुत सारे खाने लेते हैं। सो नेचुरली द फूड हैज़ प्रोसेस टू जनरेट पार्टिकल्स विच इज़ अ स्मॉल एंड ऑफ द सेम टेक्सचर। सो दिस इज अचीव्ड बाय द क्रशिंग ऑफ फूड विदाउट। हम क्या करते हैं, फूड को जो भी लेते हैं उसको क्रश कर लेते हैं, चबाते हैं, फिर निकलते हैं ना। सो व्हेन वी ईट समथिंग वी लाइक आवर माउथ वाटर्स होते हैं। दिस एक्चुअली नॉट वाटर बट अ फ्लूइड कॉल्ड सलाइवा। अब सलाइवा में क्या होता है, भोजन पूरे घुल मिल जाता है जब हम चबाते हैं तो सलाइवा कहाँ सीक्रेट होता है, सलेवरी ग्लैंड। याद रखना, सलाइवा सलेवरी ग्लैंड, सलाइवा सलेवरी ग्लैंड, सलाइवा सलेवरी ग्लैंड। मैंने इतनी बार रिपीट किया, याद ही रहेगा आपको। अनदर एस्पेक्ट ऑफ द फूड वी इंजेस्ट, इट इज़ अ कम्प्लेक्स नेचर। अलग जो है वो कम्प्लेक्स नेचर में क्या होता है, जैसे इट इज़ टू बी ऑब्जर्व फ्रॉम द एलिमेंट्री कैनल एंड हैज़ टू बी ब्रोकन इन टू सिम्पलर मॉलिक्यूल। दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ बायोलॉजिकल कैटालिस्ट कॉल एंजाइम। अब कुछ और है, एक बायोलॉजिकल कैटालिस्ट एंजाइम है। अब ये कैसे काम करता है, सो द सलाइवा कंटेंस एंजाइम। सलाइवा में क्या होता है भाई, एंजाइम होता है, बायोलॉजिकल कैटालिस्ट एंजाइम। कैसे, मैं एग्जांपल बताता हूँ, मतलब एक्सप्लेन करता हूँ। सलाइवा में होता है एंजाइम, है ना, इसको, इस एंजाइम को हम कहते हैं सलाइवरा, मतलब इस सलाइवरी एमिलेस, है ना, एमिला से बोल देते हैं, एमिला से बोला मैंने, सलाइवरी एमिला से बोला। इस एंजाइम को जो हमारे मुंह में होता है सलाइवा में, ये क्या करता है ना भाई, याद रखना, सलाइवरा एमिला से क्या करता है एंजाइम, ब्रोक डाउन करता है किसको, स्टार्च को, विच इज कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल टू गिव शुगर। स्टार्च को ब्रोक डाउन करता है अलग पार्ट में, छोटे छोटे पार्ट्स में, और कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को ब्रोक करके स्टार्च को शुगर देता है ना, या शुगर बनाता है ब्रोक डाउन करके, स्टार्च को ब्रोक करके स्टार्च शुगर, ऐसा याद रख लेना। सलेवरी एमिलस, अमला से बोल लो, ठीक है, अमिला से। एंड मूव्ड मिक्स। अब देखो क्या, फूड क्या होता है, मिक्स हो जाता है सलाइवा में और मूव करता है हमारे माउथ के अराउंड जब हम चबाते हैं तो। अब क्या हुआ, हमारा खाना स्टार्ट हो गया, डाइजेशन का प्रोसेस हमारे मुंह से सलाइवा मिल के। एंजाइम क्या है, सलेवरी एमिलस। इट इज़ नेसेसरी टू मूव इन द फूड ए रेगुलेटेड मैनर अलॉन्ग द डाइजेस्टिव ट्यूब। अब देखो, आप क्यों कहते हैं लोग खाना चबा के खाओ, खाना चबाने से क्या होगा, जितना चबाएंगे उतना उसमें एंजाइम मिलते चला जाएगा ताकि डाइजेशन ईजी हो जाए। समझ गए आप मेरी बात को, डायरेक्टली नहीं लेते हैं इसीलिए। So it is necessary to move the food in regulated manner along the digestive tube so that it can be processed properly in each parts. So the lining of canal has a muscles that contract rhythmically in order to push the food forward. अब देखो मेरी बात को समझो, जो लाइनिंग होता है ना कैनल के मसल्स में, वो मूव करते हैं कॉन्ट्रैक्ट होकर रिदमिकली, मतलब प्रोसेसली वो पुश करते हैं फूड को फॉरवर्ड। एंड दीज पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट ऑकर अलोंग द गट तक ऐसा होता है ये मूवमेंट। अच्छा, जैसे कि मैं कैसे, कभी आपका इंडोस्कोपी हुआ है, इंडोस्कोपी गूगल करना क्या होता है पता चलेगा। इंडोस्कोपी मेरा हुआ था एक बार, तो उसमें क्या होता है ना, आप देखोगे ना पेट में एक स्ट्रक्चर ऐसे 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 बने पेट वाली, वो एलिमेंट्री कैनल में डायरेक्ट पेट में जाते हैं, तो उससे क्या है ना कि वो देखोगे ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर वाई होते हैं, तो वो पुश करते हैं फूड को, ठीक है। चलिए, सो फ्रॉम द माउथ द फूड इज टेकन टू द स्टमक थ्रू द फूड पाइप और इसोफेगस। अब मेरी बात को समझो, फूड पाइप को इसोफेगस भी बोलो। सो हमारे हम जो खाना खाते हैं वो माउथ से लेके स्टमक तक जाता है फूड पाइप से या फिर इसोफेगस से जाता है। ये बात तो क्लियर हो गई कि इसोफेगस क्या करता है, फिर फूड पाइप ट्रांसफ़र करता है माउथ से लेके पेट तक का सफ़र तय। सो स्टमक इज अ लार्ज ऑर्गन विच एक्सपैंड व्हेन अ फूड एंटर। स्टमक क्या है, एक लार्ज ऑर्गन होता है, वो एक्सपैंड होता है जब भोजन उसके अंदर जाता है तो। सो द मस्कुलर बॉल ऑफ द स्टमक हेल्प इन द मिक्सिंग द फूड थ्रूली द मोर डाइजेस्टिव जूस। और क्या करता है, डाइजेस्टिव जूस को ऐड करता है।
द डाइजेशन फंक्शन आर टेकन केयर बाय द गैस्ट्रिक ग्लैंड। अब जो डाइजेस्टिव फंक्शन है वो किसके द्वारा किया जाता है? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के द्वारा। मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। चलिए यहाँ तक की बात होगी कि डाइजेस्टिव फंक्शन जो है गैस्ट्रिक एसिड के द्वारा किया जाता है। कब? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो कि प्रेजेंट होता है प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ द स्टमक। और ये क्या रिलीज करता है? जो वॉल ऑफ स्टमक में रिलीज होता है गैस्ट्रिक ग्लैंड, ये रिलीज करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा मान लो। सो प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम को कहते हैं पेप्सिन। अब पेप्सिन भी रिलीज करता है और म्यूकस। अब मेरी बात को समझो, प्रोटीन को कौन डाइजेस्ट करता है? पेप्सिन और म्यूकस। याद रखना, पेप्सिन और म्यूकस। प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम कौन है? पेप्सिन और म्यूकस है। यहाँ तक की बात हो गई आपकी हमारी। अब आगे बढ़ते हैं। सो द हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्रिएट्स एन एसिडिक मीडियम विच फैसिलिटेट द एक्शन ऑफ एंजाइम पेप्सिन। अब देखो हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या है ना, क्रिएट करता है एक एसिडिक मीडियम जो कि फैसिलिटेट करता है एक्शन ऑफ एंजाइम पेप्सिन, उसी से पेप्सिन एंजाइम भी निकलता है। अब मेरी बात को समझो, आपको देखो पेट में एसिडिक हो जाता है तो ये रीज़न क्या है ना इसके पीछे का, कि जब ज़्यादा एसिड रिलीज हो रहा है, भोजन अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हुआ, आप सोए नहीं हो, तो क्या है आपको एसिडिटी आपके पेट में हो जाती है, ये ना। चलिए यहाँ तक की बात हो गई। अब म्यूकस का क्या है? म्यूकस प्रोटेक्ट करता है इनर लाइनिंग को। म्यूकस क्या होता है ना, सॉफ्ट वाला होता है, सॉफ्ट वाला मसल्स होता है, ठीक है, ऐसा समझ लो। जैसे कि हमारे ओठ के नीचे देखते हो म्यूकस है वो, ठीक है। सो द म्यूकस प्रोटेक्ट द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक फ्रॉम द एक्शन ऑफ एसिड अंडर द नॉर्मल कंडीशन। नॉर्मल कंडीशन में जो एसिड होता है उससे प्रोटेक्ट करता है, एसिड को प्रोटेक्ट करता है कि एसिड इधर उधर ना निकल के हमारे मसल्स को डैमेज ना करे, वो म्यूकस करता है, ठीक है। छोटी सी बात थी, हमने कर दी ख़त्म। चलिए अब आगे बढ़ते हैं इसी बात को करते हुए। अभी मुझे लगता है ज़्यादा नहीं है चैप्टर, लेकिन फिर भी 1 आवर तो जाएगा ये, ठीक है। सो पेशेंस रखना है आपको। 1 घंटा तो एक चैप्टर कर ही सकते हैं, उनके चैप्टर थोड़ी बड़ी है और सारे क्वेश्चंस करने जो आ सकते हैं, जैसे कि पेप्सिन वाला एंजाइम अभी पढ़ा है ना, रिलीज करता है प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए। चलिए, हैव ऑफन हर्ड एडल्ट कंप्लेनिंग एसिडिटी कैन बी रिलेटेड टू दिस डिस्कसेबल, तो इसको रिलेट किया जा सकता है ना। सो अब आगे मैं बढ़ता हूँ, बात करता हूँ। The exist of food from the stomach is regulated by a sphincter muscle. When released, it is a small amount in a small intestine. अब ये छोटी सी बात है, क्वेश्चन बनता है इससे, और मैं इसको हाईलाइट करने जा रहा हूँ भाई। चलो यही ठीक है। अब चलो इस बात पे आता हूँ जो हाईलाइट किया। एग्जिस्ट फूड फ्रॉम द स्टमक इज रेगुलेटेड। अब देखो जो फूड एग्जिस्ट करता है हमारे स्टमक, पेट में, वो रेगुलेट किया जाता है स्पिंस्टर मसल से। ये नाम आपको याद रखना है, स्पिंस्टर मसल। विच रिलीज इन इट स्मॉल अमाउंट, जो रिलीज होता है स्मॉल अमाउंट में रिलीज करता है, किसमें? स्मॉल अमाउंट में। कौन? अब मेरी बात को समझो, हमने खाना लिया, हमारे पेट में खाना है, एक स्पिंस्टर मसल होता है। स्पिंस्टर मसल छोटा सा होता है जो कि लॉक करता है, इसको लॉक किया फिर ओपन किया, लॉक किया ओपन किया। मेरी बात समझ रहे हो? कहाँ? स्मॉल इंटेस्टाइन के रास्ते को। अब जो हम खाना खाए पेट में, उसको थोड़ा थोड़ा करके स्मॉल इंटेस्टाइन में भेजता है। कौन भेजता है? क्वेश्चन आएगा तो आपको याद रखना है, स्पिंस्टर मसल। सो फ्रॉम द स्टमक द फूड नाउ इंटर्स द स्मॉल इंटेस्टाइन। अब स्पिंस्टर मसल खुला, हमारा खाना धीरे धीरे स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर कर लिया। सो स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है? दिस इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनल। स्मॉल इंटेस्टाइन लॉन्गेस्ट पार्ट है किसका? एलिमेंट्री कैनल्स का। सो विच इज फिटेड इनटू अ कॉम्पैक्ट स्पेस बिकॉज ऑफ एक्सटेंसिव कॉइलिंग। कॉइलिंग समझते हो? कॉइल, गोल 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 गोल, एक के अंदर वायर देखे हो ना, कॉइल। तो इसलिए क्या है, इसको फिट करते हैं कॉम्पैक्ट स्पेस में, कॉइलिंग की तरह, है ना, फिट है एक्चुअली। सो द लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन डिफर इन ए वेरियस एनिमल्स डिपेंडिंग ऑन द फूड दे ईट। जो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो लेंथ है वो डिफर करता है अलग अलग एनिमल्स में, वो डिपेंड करता है उनके खाने पे कि वो क्या खाते हैं। जैसे हर्बीवोरस ईटिंग ग्रास नीड अ लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन टू अलाउ सेल्यूलोज टू बी डाइजेस्टेड। अब देखो मेरी बात समझो, जो हर्बीवोरस है, जो घास वगैरह खाते हैं ना, तो उनके क्या होगा, उनको ज़्यादा बड़ा स्मॉल इंटेस्टाइन चाहिए। क्यों? क्योंकि सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने में के लिए, है ना, सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने के लिए, छोटी सी बात है। अब जो मीट खाते हैं वो ईजियर टू डाइजेस्ट होता है। क्यों? जैसे लाइक टाइगर सॉर्टर होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन, याद रखना, कार्निवोरस के सॉर्टर होते हैं, हर्बीवोरस के बड़े होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन, याद रहेगी ये बातें। क्योंकि मीट जो है, मीट में सेल्यूलोज नहीं है, लेकिन जो ग्रास वगैरह खा रहे हैं उसमें सेल्यूलोज है, उसको पचाने के लिए चाहिए होता है। चलिए यहाँ तक हो गई बात हमारी। अब आगे बढ़ता हूँ। अ स्मॉल इंटेस्टाइन इज द साइट ऑफ द कंप्लीट डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। अब मैं एक छोटी सी बात बता रहा हूँ, इस बात को याद रखना। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है ना भाई, सॉरी क्या हो रहा है, कोई बात नहीं। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है भाई, याद रखना, बस छोटी सी बात।
वो जगह है जहाँ पे पूरी तरह से कंप्लीट डाइजेशन होता है कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का और फैट का। याद रहेगी ये बात। वही ये जगह मैं पूछ लूँ कौन सी जगह पे कंप्लीट डाइजेशन होता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट का, तो आप क्या बोलोगे? स्मॉल इंटेस्टाइन, बिकॉज इट रिसीव द सेक्रेशन ऑफ द लीवर एंड पैनक्रियाज फॉर दिस पर्पस। द फूड कमिंग फ्रॉम द स्टमक इज एसिडिक एंड हैज़ टू बी मेड अल्कलीन फॉर द पैनक्रियाटिक एंजाइम टू एक्ट। अब मेरी बात को समझो, जो हम खाना खाए हैं वो क्या एसिडिक है, क्योंकि पेट से निकला स्कॉल्डोक्लोरिक एसिड, तो उसको अल्कलीन बनाएंगे कब? पैनक्रियाटिक एंजाइम इसके लिए अल्कलीन बनाएगा, ठीक है, पैनक्रियाटिक एंजाइम के लिए। सो अब यहाँ पे इस पॉइंट को पढ़ना, बाइल जूस फ्रॉम द लीवर, याद रखना बाइल जूस कहाँ से रिलीज हो रहा है? लीवर से। एकम्प्लिश दिस इन एडिशन टू एक्टिंग ऑन फैट। अब बाइल जूस जो लीवर से हो रहा है वो ऐड करेगा, कहाँ पे एक्ट करेगा? किस पे? फैट पे एक्ट करेगा, ठीक है, फैट को पचाने के लिए, डाइजेस्ट करने के लिए। सो फैट आर प्रेजेंट इन द इंटेस्टाइन इन द फॉर्म ऑफ लार्ज ग्लोबुल्स विच मेक इट डिफिकल्ट फॉर एंजाइम टू एक्ट ऑन देम। अब मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ। चलिए ग्रीन लेते हैं, बहुत देर हो गई इसकी। चलिए यहाँ पे आता हूँ मैं इस बात को फिर से रिपीट करूँगा कि फैट जो है ना हमारे इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है कैसे? लार्ज ग्लोबुल्स के फॉर्म में, ग्लोब्यूल्स के फॉर्म में, जो कि डिफ़िकल्ट करता है एंजाइम के लिए कि उस पर एक्ट करे, है ना। समझ गई? बाइल जूस लीवर से रिलीज हुआ, एकम्प्लिश किया एडिशन और एक्ट किया फैट पे, ठीक है। चलो सो दिस इज यहाँ पे आता हूँ, वाइल साल्ट्स ब्रेक देम डाउन इनटू स्मॉलर ग्लोब्यूल। अब देखो जो फैट का ग्लोब्यूल था ना बड़ा सा, बाइल क्या किया उसको, बाइल जूस ने क्या किया? ब्रेक डाउन किया। बाइल जूस कहाँ से निकला था? लीवर से। इंक्रीजिंग द एफिशिएंसी ऑफ एंजाइम एक्शन, और ये क्या कर दिया? स्मॉलर ग्लोब्यूल करने के बाद उसका एफिशिएंसी एंजाइम का बढ़ा दिया। सो दिस इज अ स्मॉलर टू द एमल्सिफाइंग एक्शन ऑफ सोप ऑन द डट एट वी हैव लर्नड अबाउट इन चैप्टर 4। अब इस पर क्वेश्चन बन चुकी है भाई, मैं इसको हाईलाइट फिर से अगेन करने जा रहा हूँ, समझ लेना, ठीक है। पिछले बार ही क्वेश्चन आया है, नहीं पता हो तो 2023 का देख लेना, 4 ऑप्शन अलग अलग तरीके से इस पे क्वेश्चन बने, ठीक है। चलो क्या है, फिर से मैं बात कर रहा हूँ इस पर, समझना आप। इमल्सीफाई करता है किसके एक्शन को? सोप और डट के एक्शन को, डर्ट के एक्शंस को, दैट वी हैव लर्नड अबाउट इन चैप्टर 4 में पढ़ा। फिर पैनक्रियाज सेक्रेट करता है पैनक्रियाटिक जूस को, कौन? पैनक्रियाज, जिसमें कि एंजाइम होता है, कौन से पैनक्रियाज वाले? देखो पैनक्रियाटिक जूस पैनक्रियाज सेक्रेट करता है, इसमें एंजाइम होते हैं ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन क्या करता है भैया? डाइजेस्ट करता है प्रोटीन और लिपासे को, याद रखना, ट्रिप्सिन डाइजेस्ट करता है प्रोटीन और लिपासे को फ्रॉम द ब्रेकिंग डाउन इमल्सिफाइड फैट। और क्या करता है? इमल्सिफाइड फैट को ब्रेकिंग डाउन करता है, तोड़ता है अलग अलग छोटे सिंपलर सब्सटेंस में। यहाँ तक की बातें छोटी सी याद रखनी है आपको। 4 क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं, है ना, चारों पे डिस्कस कर लिए। द बॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन कंटेन ग्लैंड्स विच सेक्रेट इंटेस्टाइनल जूस। अब जो वॉल है स्मॉल इंटेस्टाइन के, उसमें ग्लैंड्स होते हैं जो कि सेक्रेट करता है इंटेस्टाइनल जूस को, जमा करता है। द एंजाइम्स प्रेजेंट इन फाइनली, देखो जो एंजाइम प्रेजेंट होते हैं एंड उसको फाइनली कन्वर्ट करता है प्रोटीन्स को इम्यूनो एसिड में। पहली बात, जो एंजाइम प्रेजेंट है प्रोटीन को इम्यूनो एसिड में कन्वर्ट किया, प्रोटीन को इम्यूनो एसिड में। अब कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज और फैट में किया, फैटी एसिड को ग्लाइसेरोल में किया। याद रहेगी ये बात। जो एंजाइम्स थे उन्होंने जो एंजाइम प्रेजेंट थे फाइनली उन्होंने क्या किया? प्रोटीन को अमीनो एसिड, प्रोटीन को अमीनो एसिड, कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज और फैट में, कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स को ग्लूकोज और फैट्स में, और फैटी एसिड को ग्लाइसेरोल में। याद रहेगा, फैटी एसिड को ग्लाइसेरोल्स में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो द डाइजेस्टेड फूड इज टेकन अप बाय द वॉल्स ऑफ द इंटेस्टाइन्स। द इनर लिविंग ऑफ द सेल इंटेस्टाइन हैज़ अ न्यूमरस फिंगर्स लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड विली। अब मेरी बात को समझिए, जो डाइजेस्टिव फूड होते हैं ना, जो कि वॉल्स ऑफ इंटेस्टाइन टेकन अप करता है, सो द इनर लाइनिंग ऑफ अ स्मॉल इंटेस्टाइन हैज अ न्यूमरस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड विली। अब देखो विली अगर होता है, मैं पूछूँ कहाँ एग्जिस्ट करता है, तो याद रखना आपको स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है, क्वेश्चंस बनते हैं ऐसे। सो विली जो होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में, न्यूमरस फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस उसके, है ना। सो ये क्या करता है विली का क्या काम है? एक बात को समझो आप, विली का क्या काम है? इंक्रीज करता है सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन। जो एब्जॉर्व कर रहे हैं ना चीज़ें, उसके सरफेस एरिया को विली क्या करता है? बढ़ाता है ना। विली क्या करता है? बढ़ाता है, धीरे 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 फैलेगा, है ना। फिंगर लाइक अभी पढ़ा प्रोजेक्शन से। तो विली का क्या काम है? इंक्रीज करना सरफेस एरिया ऑफ ऑब्जर्वेशन। जो सरफेस एरिया ऑब्जर्व कर रहा है उसको बढ़ा देता है, इंक्रीज कर देता है विली, ठीक है। ये बातें याद रहेंगी आपको। सो द विली आर रिचली सप्लाइड विथ ब्लड वेसल विच टेक अप द ऑब्जर्व फूड। अब देखो विली जो है बहुत ज़्यादा सप्लाइड है किसका? ब्लड वेसल्स का, जो कि ऑब्जर्व करता है फूड में, है ना।
to each and every cell of the body where it is utilized for obtaining energy, building up new tissue and the repair of old tissue। मेरी बात को समझ लो भाई, छोटी सी बात है। अब सरफेस एरिया को विली इंक्रीज़ किया, विली में बहुत ज़्यादा ब्लड वेसल्स था जो कि एब्जॉर्ब फूड से लिया गया था, ठीक है। अब उसने क्या किया, ईच और एवरी सेल्स के बॉडी को यूटिलाइज किया एनर्जी ऑब्टेन करने के लिए, नए टिश्यू को बनाने के लिए, पुराने टिश्यू को रिपेयर करने के लिए। समझ में आ गई होगी मैं उम्मीद करता हूँ। अगर नहीं समझ में आई तो आप दोबारा देखो शायद समझ में आ जाए, नहीं आया तो फिर हो सकता है शायद मेरे अंदर ही कोई कमी रह गई हो समझाने में। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। द अनअब्जॉर्ब्ड फूड इज सेंट टू द लार्ज इंटेस्टाइन वेयर मोर विली एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम मटेरियल। अब इस बात को समझना, यहाँ पे मैं इस बात पे चर्चा कर रहा हूँ इस लाइन पे। जो अनअब्जॉर्ब्ड फूड होते हैं ना उसको लार्ज इंटेस्टाइन में भेजता है। आप मेरी बात को समझो, अब्जॉर्ब्ड फूड बेंट इन द वेयर स्मॉल इंटेस्टाइन, बट अनअब्जॉर्ब्ड फूड जिसको अब्जॉर्ब नहीं कर पाई इंटेस्टाइन है ना, विली सरफेस एरिया बढ़ा के अब्जॉर्ब नहीं कर पाया, उसको भेजा गया लार्ज इंटेस्टाइन में। मतलब मान लो स्मॉल के बाद लार्ज था भाई, कि बोला तू इधर नहीं आ रहा, चल तू उधर जा, ऐसा कुछ। सो लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, बहुत ज़्यादा विली होता है, बहुत ज़्यादा विली, मोर विली यहाँ पे पढ़ो, जो कि अब्जॉर्ब किया वाटर कहाँ से, मटेरियल से, उस मटेरियल से वाटर को अब्जॉर्ब किया। एंड द रेस्ट ऑफ द मटेरियल इज रिमूव फ्रॉम द बॉडी बाय द एनस। अब जो एब्जॉर्ब हो सका भाई लार्ज इंटेस्टाइन में है ना, जो उससे नहीं होता वो लार्ज इंटेस्टाइन में ऑब्जर्व हुआ, उस जो ऑब्जर्व नहीं हुआ उसको क्या किया, बाहर कर दिया, किससे, एनस से, है ना, एनस से बाहर कर दिया। आप सुबह जाओगे एक्सक्रिएट हो जाएगा बाथरूम में, ठीक है। चलो, सो दिस एग्जिस्ट, द एग्जिस्ट ऑफ दिस बेस्ट मटेरियल इज रेगुलेटेड बाय एनल स्पिस्टर। अब एनल स्पिस्टर जो मसल्स देखो ऐसे सिकुड़ता है, खुलता है, लॉक होता है, जब आप बाथरूम करते हो ना तब सिकुड़ता है, लॉक होता है, खुलता है, इसको हम क्या बोलते हैं, रेगुलेट किससे होता है, एनल स्पिंस्टर से। इस बात को याद रखना, ठीक है। चलिए, याद रहेगी ये बात आपको। द एग्जिस्ट ऑफ बेस्ट मटेरियल इज रेगुलेटेड बाय द एनल स्पिंस्टर। और आपको याद होगा कि जो स्टमक से भेजता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, वो कौन से स्पिंस्टर होते हैं, उसको स्पिंस्टर मसल सिर्फ बोलते हैं, ठीक है, याद रखना। चाहिए। अब मैं बात करता हूँ डेंटल कैरीज। थोड़ी सी बात है, पढ़ लो तो ठीक है, नहीं पढ़ो तो भी ठीक है। चलो चर्चा करते हैं। डेंटल कैरीज अ टूथ डिके काउज ग्रेजुअल सॉफ्टनिंग ऑफ इनेमल एंड डेंटाइन। अब डेंटल जो है कैरीज करता है, होता है टूथ डिके, हमारे दांत चढ़ते हैं, क्यों, क्योंकि या फिर तो हमारा इनेमल सॉफ्ट हो जाता है, डेंटाइन। अभी क्यों होता है, क्योंकि जब हमारा पीएच वैल्यू हमारा जब ज़्यादा होता है, पिछले चैप्टर में पढ़ा होगा कि पीएच वैल्यू हमारा होता है 4 या 5 होता है, 4 होता है, तो इसलिए ऐसा होता है, इसलिए हमको बार बार ब्रश करते हैं, ताकि वो बेसिक होता है नेचर में हमारा। हमने पढ़ा था पिछले क्लास 9 में, वीडियो लेक्चर्स पढ़े हैं, फिर से जाके देख सकते हो प्लेलिस्ट में, ठीक है, क्लास 9 वाले सेक्शंस में। सो सलाइवा कैन नॉट रीच द टूथ सरफेस टू न्यूट्रलाइज द एसिड एंड प्लेक कवर द टीथ। अब क्या होता है, सलाइवा क्या होता है ना, कि टूथ सरफेस तक पहुँच के न्यूट्रलाइज नहीं कर पाता है एसिड को, तो प्लेक क्या होता है, कवर कर लेते हैं टीथ को। सो ब्रशिंग द टीथ आफ्टर ईटिंग रिमूव द प्लेक बिफोर द बैक्टीरिया प्रोड्यूस एसिड। अब देखो, हमने ब्रश किया तो क्या हुआ, वो प्लेक क्या हुआ, रिमूव हो गया। प्लेक मतलब ऐसे समझ लो ना, एक कवर चढ़ गया, ठीक है, ऐसा भाई मान लो, तो प्लेक रिमूव हो गया, उसके एसिड, बैक्टीरिया के एसिड प्रोड्यूस करने से पहले प्लेक रिमूव हो गया, अगर हमने ब्रश कर लिया तो खाने के बाद। इफ़ अनट्रीटेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म दे इन्वेड द पल्प काउजिंग द इन्फ्लेमेशन एंड इन्फेक्शन। अब जैसे कि कुछ होते हैं अनट्रीटेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो इन्वेड कर देते हैं पल्प पे, हमारा पल्प जो मसूड़ा होता है, इसके कारण इन्फ्लामेट हो जाता है या फिर इन्फेक्शन होता है। इन्फ्लामेट यानी कि इन्फ्लेमेशन होता है, फूल जाता है, इन्फेक्शन भी होता है हमारे दांतों में, मुंह में, मसल्स में। चलिए, यहाँ तक की बात हमारी आपकी हो गई है। अब मैं इसी बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहूँगा। कितने पेजेस बचे, ज़्यादा पेजेस बचे नहीं हैं, थोड़ी सी पेजेस बची हैं हमारी, है ना। कितने मिनट हुए, 38 मिनट, 1 आवर में ख़त्म करेंगे हम लोग इस चैप्टर को। चलिए, सो व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफिक, भाई ये सब कर लोगे आप। देखो, अब मैं इसमें सही बताऊँ, इसका आंसर नहीं करवाने वाला। रीजन, स्मॉल इंटेस्टाइन, डिजाइन, अब्जॉर्ब, सारा अभी ऊपर हम लोगों ने पढ़ा है, क्यों टाइम बर्बाद करूँ उस चीज़ में, ठीक है। चलो, एक्टिविटी को देख लो थोड़ा सा, अगर देखना चाहो तो। पहला में क्या कर रहा है, रबर ट्यूब है, पिचकारी है, वाटर लाइम है ना। वाटर लाइम में क्या किया, जब पिचकारी से जब मारा है तो एयर प्रेशर इससे निकला है ना, तो पास्ड हुआ लाइम वाटर में एयर सिरिंज से, ठीक रहे हो। दूसरे में क्या हुआ, हमने वाटर को एयर बिंग एक्सेल इनटू द टाइम वाटर, एयर को एक्सेल कर लिया हमने, एक्सेल किया, एक्सेल समझ रहे हो ना, वाटर बाहर छोड़ना है, मतलब एयर छोड़ना बाहर, इनहेल मतलब अंदर लेना, ठीक है। टेस्ट ट्यूब में लाइम वाटर था, ऐसे ऐसे किया गया। तो क्या हो गया, इस एक्टिविटी को समझते हैं। वाटर जो हुआ था मिल्की में बदल गया, लाइम वाटर, यहाँ जो लाइम वाटर है ना, ये मिल्की में बदल गया, मिल्की। और विच टेल अस अबाउट द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर,
ये क्या कहता है कि हमारे जो हमने ब्रेथ आउट किया है उसके क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड उसकी सराउंडिंग्स में, इसीलिए ऐसा हुआ है ना। थोड़ी सी बात की, आगे बढ़ता हूँ, इसी बात को आगे बढ़ाते हुए मैं चर्चा करता हूँ आगे की ओर। सो सम यूज अदर पाथवेज दैट डू नॉट इन्वॉल्व ऑक्सीजन। अरे यार वो थोड़ा सा ऊपर वाला लाइन भी इसका पढ़ना पड़ेगा, तब आपको समझ में आएगी ये बात। चलो यहाँ से पढ़ते। सम यूज ऑक्सीजन टू ब्रेक डाउन ग्लूकोज, कुछ जो है यूज करते हैं न्यूट्रिशन को तोड़ने के लिए, वो ऑक्सीजन का ज़रूरत इस्तेमाल करते हैं ग्लूकोज को कम्प्लीटली इनटू कार्बन डाइऑक्साइड वाटर, ग्लूकोज को कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के फॉर्म में लाने के लिए इस्तेमाल करते हैं ऑक्सीजन को कुछ। और इन ऑल केसेस द फर्स्ट स्टेप इज ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज। पहला स्टेप सारे केसेस में ही होता है, पहला स्टेप कि हम क्या करते हैं, ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करते हैं ना। 6 कार्बन मॉलिक्यूल है, आपको पता 6CO2 हमने पढ़ा था, अगर याद होगा आपको तो C6H12O6 है ना, कन्वर्ट हुआ था C6H12O6, याद होगा तो, नहीं याद है तो कोई बात नहीं भाई। चलो ग्लूकोज क्या करता है, 6 कार्बन मॉलिक्यूल को 3 कार्बन मॉलिक्यूल में बदलता है, ब्रेक डाउन करता है। तो इसको क्या बोलते हैं, पायरूवेट बोलते हैं। ठीक, क्या बोलते हैं छोटू, इसको पायरूवेट बोलते हैं। ठीक है, पहला स्टेप क्या होता है, ग्लूकोज को तोड़ता है 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स को 3 कार्बन मॉलिक्यूल में, इसी को पायरूवेट बोलते हैं। सो दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन साइटोप्लाज्म। ये प्रोसेस होता कहाँ पे पायरूवेट का, अगर क्वेश्चन बन गया तो साइटोप्लाज्म में, याद रखना साइटोप्लाज्म पायरूवेट प्रोसेस, और फिर या फिर तो कार्बन मॉलिक्यूल का ब्रेकिंग डाउन प्रोसेस साइटोप्लाज्म में होता है। सो फर्दर द पायरूवेट मे बी कन्वर्टेड इनटू इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये क्या हो सकता है कि जो पायरूवेट बना है 3 कार्बन मॉलिक्यूल का, वे ये कन्वर्ट हो सकता है या फिर तो इथेनॉल में या फिर तो कार्बन डाइऑक्साइड में, हो सकता है, नो प्रॉब्लम। याद रखना सिर्फ पायरूवेट मे बी कन्वर्टेड, मे बी है ना, मे बी कन्वर्टेड हो सकता है, नहीं इथेनॉल या फिर तो कार्बन डाइऑक्साइड। सो दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन ईस्ट। ये प्रोसेस होता है कहाँ पे, ईस्ट में होता है। ईस्ट, अरे यार फंगी का ईस्ट है ना टाइप, ईस्ट में होता है। ड्यूरिंग द फर्मेंटेशन, आपको पता है वाइन बनता है फर्मेंट करके बनता है, फर्मेंटेशन से, ग्रेप से बनता है डायरेक्ट, है ना, फ्रूट से ही मैं तो बोलता हूँ। सो ड्यूरिंग द फर्मेंटेशन, ये कब हो सकता है प्रोसेस, इथेनॉल या कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाए पायरूवेट, फर्मेंटेशन के प्रोसेस में। सो सिंस द प्रोसेस टेक्स प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये जो प्रोसेस होता है फर्मेंटेशन, ये प्रोसेस होता है ऑब्सेंस ऑफ एयर या फिर ऑब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन के ऑब्सेंस में होता है। ठीक है, सो इसको एनारोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं। आप एनारोबिक क्यों बोलते हैं, क्योंकि ऑब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन मतलब एनारोबिक, एनएरोबिक मतलब बिना एयर के यानी बिना ऑक्सीजन के एनारोबिक एक्सप्रेशन हुआ। सो ब्रेकिंग डाउन ऑफ पायरूवेट यूजिंग ऑक्सीजन टेक प्लेस इन द माइटोकॉन्ड्रिया। अब मेरी बात को समझो कि अब जो ब्रेक डाउन करते हैं पायरूवेट को, ऑक्सीजन को, तो अब मेरी बात समझो, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो ब्रेक डाउन करते हैं ना पायरूवेट को बिना ऑक्सीजन के, उसको एनारोबिक, और जो ऑक्सीजन में होता है उसको एरोबिक बोलते हैं। ऑक्सीजन जो एरोबिक का एग्जांपल है माइटोकॉन्ड्रिया, और एनारोबिक का एग्जांपल है ईस्ट ड्यूरिंग द फर्मेंटेशन। ठीक है, याद रहेगी बात। ब्रेक डाउन पायरूवेट यूजिंग द ऑक्सीजन ड्यूरिंग प्लेस इन द माइटोकॉन्ड्रिया का एग्जाम्पल है। ठीक है, सो process break up the 3 carbon pyruvate molecules to give the 3 carbon dioxide. The other product is water. Since this process takes place in the presence of oxygen, it is called aerobic respiration. Aerobic और anaerobic समझ में आ गया। एरोबिक का एग्जाम्पल क्या है, एरोबिक का एग्जाम्पल वाला माइटोकॉन्ड्रिया का है, और एनारोबिक वाला ईस्ट का फर्मेंटेशंस का है। ठीक है, सो द रिलीज ऑफ एनर्जी इन दिस एरोबिक एक्सप्रेशन प्रोसेस इज लॉट ग्रेटर देन द एनारोबिक प्रोसेस। अब जो रिलीज होता है एनर्जी का, वो एरोबिक प्रोसेस में ज़्यादा होता है एनारोबिक प्रोसेस से। याद रखना कि एनर्जी रिलीज का प्रोसेस एरोबिक प्रोसेस में ज़्यादा होता है, कम इन कंपैरिजन टू द एनारोबिक प्रोसेस। तो समटाइम्स व्हेन देयर इज़ अ लैक ऑफ ऑक्सीजन इन आवर मसल सेल, जब कभी कभी हमारा लैक ऑफ मसल्स होता है, हमारे मसल सेल्स में लैक ऑफ ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन की कमी के कारण कभी कभी क्या होता है कि अनदर पाथवे फ्रॉम ब्रेक डाउन ऑफ पायरूवेट इज टेकन। पायरूवेट का एक दूसरा रास्ता बिना ऑक्सीजन के वो होता है, टुक करता है, जो कि कन्वर्ट कर देता है पायरूवेट को लैक्टिक एसिड में। इसी कारण हमारा मसल्स में क्रैम्प होता है, दर्द होता है ना, दर्द करता है। इसके क्वेश्चंस भी आ चुके हैं CDS में, बता रहा हूँ मैं इसी बार। अगर अभी भी मैं क्वेश्चन निकाल के मैं इसके लास्ट में दिखाऊंगा कितने इस चैप्टर से क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन आए इसकी, इस चैप्टर से 4 क्वेश्चन एक्चुअली मैं मानता हूँ, है ना। आप अभी आंसर करोगे, 4 क्वेश्चन आए इस चैप्टर से, मैं दिखाऊंगा अभी इसके बाद, जस्ट वॉच चैप्टर खत्म होने के बाद। इसमें कितने इंपॉर्टेंट चैप्टर है भाई। सो लैक्टिक एसिड में पायरूवेट कन्वर्ट हो जाता है, और इसी कारण मसल्स क्रैम्प होते हैं। ठीक है, चलो अगर इस प्रोसेस को मैं समझा दूँ थोड़ा सा, तो आप समझना चाहो तो समझ सकते हो। 6 कार्बन मॉलिक्यूल का था, साइटोप्लाज्म की मदद से क्या हुआ, पायरूवेट में कन्वर्ट हुआ,
3 कार्बन मॉलिक्यूल प्लस एनर्जी। अब देखो ईस्ट में क्या हुआ, ऑप्शंस ऑफ ऑक्सीजन मतलब एनारोबिक है, ईस्ट में कन्वर्ट हुआ इथेनॉल, कार्बन एनर्जी 2 कार्बन मॉलिक्यूल बन गया ना, फर्मेंटेशन हुआ इसका। ऑक्सीजन की फिर से कमी से मसल सेल्स में क्या हुआ, अक्सर मसल सेल्स में यही चीज़ें हो गई, लैक्टिक एसिड और एनर्जी लैक्टिक एसिड में पायरुवेट कन्वर्ट हुआ लैक्टिक एसिड में, जिसके कारण मसल्स क्रैम्प हुआ हमारा, ठीक है। अब तीसरा है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एनर्जी मिला माइटोकॉन्ड्रिया में। छोटी सी बात समझ में आ गई, लेकिन याद रखना साइटोप्लाज्म में होता है ना प्लेस ग्लूकोज को जब पायरुवेट में कन्वर्ट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 भाई बहुत लंबा भी तो जाएगा चैप्टर यार। कोई नहीं, मैं कर लूँगा, मुझे विश्वास है मैं कर लूँगा। चलो कहाँ था मैं, बिना चैप्टर ख़त्म किए तो मैं सोने वाला हूँ नहीं, चाहे जो भी हो जाए। कितने बजे हैं अभी, 11:36 ही हुआ है, कोई बात नहीं, चलो अभी टाइम। यहाँ पे आता है द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द सेलुलर रिस्पायरेशन इज इमीडिएटली यूज टू सिंथेसाइज अ मॉलिक्यूलर एटीपी। एटीपी मतलब एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है, एनर्जी करेंसी भी बोलते हैं इसको। सो इस बात को समझते हैं। द एनर्जी रिलीज जब होता है किसके, ड्यूरिंग सेलुलर रिस्पायरेशन, सेलुलर रिस्पायरेशन के ड्यूरेशन में मतलब उसके कार्यकाल में, अंतराल में बोल लो, ड्यूरिंग मतलब भाई उस समय है ना, सेलुलर रिस्पायरेशन के टाइम पे जो एनर्जी रिलीज होता है वो इमीडिएटली यूज होता है मॉलिक्यूलर कॉल्ड एटीपी। सिंथेसाइज करता है वो एनर्जी मॉलिक्यूलर एटीपी मॉलिक्यूलर, जो कि यूज होता है फ्यूल की तरह ऑल एक्टिविटीज इन द सेल, सेल के फ्यूल की तरह यूज होता है एटीपी। इन द प्रोसेस ऑफ एटीपी इज ब्रोकन डाउन गिविंग द राइज टू फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी विच कैन ड्राइव थ्रू द एंडोथर्मिक रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन द सेल। अब मेरी बात को समझो कि एटीपी क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी में, जो कि क्या करता है एंडोथर्मिक रिएक्शंस को, एंडोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं प्लेस कहाँ, सेल में होते हैं, है ना, उसके कारण। सो व्हाट इज एटीपी, एटीपी इज ऑल्सो इज एनर्जी करेंसी फॉर द मोस्ट सेलुलर प्रोसेस। यहाँ पे समझते हैं फॉर मोस्ट सेलुलर प्रोसेस के लिए एटीपी चाहिए होता है, एटीपी को एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट बोलते हैं, ठीक है, याद रखो। सो रेस्पायरेशन यूज टू मेक एटीपी मॉलिक्यूल फ्रॉम एडीपी, एडीपी से एटीपी बनाता है फॉस्फेट, एडीपी प्लस एनर्जी एटीपी। छोटी सी बात थी, आगे बढ़ता हूँ, यहाँ पे पढ़ देता हूँ, इसको समझ लेना भाई। एटीपी में एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है, याद रखना ये भी। एटीपी कैन बी यूज्ड इन द सेल फॉर द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल, प्रोटीन, सिंथेसाइज, कंडक्शन ऑफ नर्वस इम्पल्स एंड मेनी अदर एक्टिविटीज़। क्या क्या एटीपी काम करता है मैं एक बार बोलूँगा, सुन लेना आप लोग। एटीपी का इस्तेमाल होता है सेल के कॉन्ट्रैक्शंस के लिए, मसल्स का, प्रोटीन को सिंथेसाइज करता है, नर्वस इम्पल्स को कंडक्ट करता है और बहुत सारे एक्टिविटीज़ में पार्ट ये हेल्प करता है एटीपी। यहाँ पे आते हैं प्लांट एक्सचेंज गैसेस थ्रू एस्टोमाटा। ये बात आपको पता है कि प्लांट अपना गैसेस एक्सचेंज करता है एस्टोमाटा के थ्रू, है ना। चलिए ओके, यहाँ पे आता हूँ मैं, ये बातें यहाँ तक हो गई हमारी, यहाँ पे आता हूँ। At night, when there is no photosynthesis occurring, CO2 elimination is the major exchange activities going on. जब रात को क्या होता है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं होता है क्योंकि सनलाइट भी नहीं होता है भाई, CO2 को एलिमिनेट करता है ना, CO2 को एलिमिनेट करता है एक्सचेंज एक्टिविटी, मतलब पेड़ रात को लगभग उल्टा काम करते हैं, CO2 को छोड़ते हैं, वो एलिमिनेट करते हैं क्योंकि। सो CAT जनरेटेड ड्यूरिंग द रेस्पायरेशन इज यूज ऑफ द फोटोसिंथेसिस। अब जो ड्यूरिंग द डे, अगर जैसे दिन में अपना वो खाना बना रहा है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस, तो CO2 क्या करेगा, वो लेगा प्लांट्स, है ना। सेंस देयर इज नो CO2। अब देखो, अब रात में क्या है, रिस्पायरेशन नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, इसलिए वो नो CO2 रिलीज, है ना। जैसे सॉरी, दिन में जैसे कि CO2 क्या होगा, रिलीज होगा तो वो उसको यूज करेगा, है ना, ह्यूमन का CO2 रिलीज करेगा प्लांट भोजन बनाने के लिए, है ना। तो इसलिए CO2 रिलीज नहीं, ऑक्सीजन रिलीज करेगा। तो ऑक्सीजन रिलीज करता है एट दिस टाइम, है ना, सुबह में ऑक्सीजन रिलीज या दिन में करता है, रात को ऑक्सीजन को रिलीज नहीं करता है, इसीलिए फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होता। अब एलिमिनेट करता है रात को कार्बन डाइऑक्साइड। अब यहाँ पे आते हैं, सिंस द, मैं एक्चुअली थक गया हूँ यार, सोना है मुझे, कोई बात नहीं, चलो। सिंस द अमाउंट ऑफ डाइजोल्व ऑक्सीजन इज फेयरली लो कंपेयर टू द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन द एयर। अगर मैं बात करूं, जो अमाउंट ऑक्सीजन के डिजॉल्व होते हैं ऑक्सीजन में, वो बहुत कम होते हैं एयर के कंपैरिजन में, है ना। एयर में जितने होते हैं ऑक्सीजन वो बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन जो डिजॉल्व होते हैं ऑक्सीजन वाटर में वो कम होते हैं ना। सो द रेट ऑफ ब्रीथिंग एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म इज मच फास्टर देन दैट सीन इन टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म।
फिर भी क्या होता है, हमने क्या देखा है कि एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स जो होता है फास्टर करते हैं वो ब्रीथ क्यों करते हैं फास्टर, क्योंकि एक बार में ज़्यादा ऑक्सीजन नहीं ले पाते हैं, इसलिए बार बार उनको ऑक्सीजन लेना पड़ता है। एक्वेटिक एनिमल यानी कि आप समझ रहे हो ना, एक्वेटिक एनिमल भाई, जलीय जीव की बात हो रही है। टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म के मुकाबले बहुत जल्दी ऑक्सीजन ऑक्सीजन लेते हैं वो, ठीक है, एक्वेटिक एनिमल। सो फिशेस टेक इन वाटर थ्रू देयर माउथ्स, फोर्स पास्ट गिल्स फॉर द डिजॉल्व ऑक्सीजन, टेक अप द बाई प्रोडक्ट। अब क्या करता है भाई, फिशेस जो है मछलियाँ, वो वाटर मतलब ऑक्सीजन को क्या किया, लिया वाटर के थ्रू, माउथ में लिया, फिर उसको गिल्स से पास किया। गिल्स यानी कि समझ रहे हो, जैसे हम लोगों का नोज है वैसे गिल्स, डाइजोल्व किया ऑक्सीजन में, एंड विच इज़ टेकन अप बाय द ब्लड, है ना, ब्लड में फिर ले लिया। अब टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स की बात करूँ तो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स यूज़ द ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर फॉर रेस्पिरेशन, एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन यूज़ करते हैं ना। सो दिस ऑक्सीजन इज ऑब्जर्व बाय डिफरेंट ऑर्गन इन डिफरेंट एनिमल्स, अलग अलग ऑर्गन से अलग अलग तरीके से अलग अलग एनिमल्स में लिया जाता है। टेरेस्ट्रियल एनिमल की बात कर रहा हूँ। ऑल दिस ऑर्गन्स हैव अ स्ट्रक्चर दैट इंक्रीज द सरफेस एरिया, जितने भी ऑर्गन्स हैं स्ट्रक्चर्स उनके इंक्रीज करते हैं सरफेस एरिया को, विच इज इन कॉन्टैक्ट विथ ऑक्सीजन रिच एटमॉस्फेयर। जैसे कि हमारा नाक है तो आप सांस लेते हो तो खोल के ही लेते हो भाई, बंद करके तो लेते नहीं हो। सिंस द एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन इज कार्बन डाइऑक्साइड हैज़ टू टेक प्लेस अक्रॉस द सरफेस, सो दिस इज़ वेरी फाइन एंड डेलिकेट। ये थोड़ा सा फाइन और डेलिकेट प्रोसेस है, छोटी सी बात है, छोड़ो यहाँ पे क्या मैं उलझा हुआ हूँ। इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट दिस सरफेस यूजुअली प्लेस्ड इन देयर बॉडी में ही होता है हमारे भाई रेस्पिरेशन का प्रोसेस। यहाँ से बात करता हूँ। द एयर पासिंग थ्रू द नॉस्ट्रिल से एयर पास होता है, फिल्टर करता है फाइन हेयर, आपको आपके नाक में देखोगे छोटे छोटे बाल हैं, ये क्या करता है, फिल्टर करता है उस पैसेज को। एंड द पैसेज इज ऑल्सो लाइंड विथ म्यूकस। अब ये जो पैसेज है म्यूकस लाइन होता है, बहुत सॉफ्ट वाला, ठीक है ना, म्यूकस इसके अंदर, नॉस्ट्रिल के अंदर, जो कि हेल्प करता है इस प्रोसेस में। फ्रॉम द एयर पास करता है थ्रोट इनटू द लंग्स, थ्रोट से गले से होते हुए लंग्स में हमारा एयर जाता है। रिंग्स ऑफ कार्टिलेज प्रेजेंट होते हैं थ्रोट्स में। थ्रोट्स में मैंने ऑलरेडी बताया कि रिंग्स ऑफ कार्टिलेज होते हैं। सो द इंश्योर करते हैं कि एयर पैसेज कोलैप्स ना हो, ठीक है, एयर पैसेज कोलैप्स ना हो, इस बात का इंश्योर करते हैं। अब यहाँ से मैं आपको बताऊँगा। नसल पैसेज है, ट्रैकिया यहाँ पे है, माउथ कैविटी है, फारेनेक्स लैरिनेक्स है, रिंग ऑफ कार्टिलेज है, लंग है, रिप्स है, ब्रोंकी है, ब्रोंकाइल्स है, डायफ्राम है, ये सब का स्ट्रक्चर्स है। अब क्या क्या किसका काम है इस बात में पढ़ के मैं समझाता हूँ आपको। विद इन द लंग्स द पैसेज डिवाइड इनटू अ स्मॉलर एंड अ स्मॉलर ट्यूब। लंग्स के अंदर क्या होता है, पैसेज डिवाइड होता है स्मॉलर और उससे भी स्मॉलर ट्यूब्स में, विच फाइनली टर्मिनेट इन बैलून लाइक स्ट्रक्चर, जो कि टर्मिनेट करता है बैलून लाइक स्ट्रक्चर में, जिसको हम अल्वेओली बोलते हैं। अल्वेओली यानी कि याद रखना, जो पैसेज होता है वो स्मॉलर ट्यूब में डिवाइड होता है, फाइनली किस में टर्मिनेट होता है, अल्वेओली में जाके, अल्वेओली में, ठीक है। सो द अल्वेओली प्रोवाइड्स सरफेस जहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है। अब देखो, अगर क्वेश्चन आपके बनता है एग्जाम में कि वो गैसेस एक्सचेंज कहाँ होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, उसका एक्सचेंज कहाँ पे होता है, अल्वेओली में होता है, अल्वेओली, याद रखना इस बात। द वॉल्स ऑफ द अल्वेओली कंटेन एन एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल। अब जो है अल्वेओली के बाल से उसमें ब्लड वेसल्स होते हैं, एक्सटेंसिव नेटवर्क है ब्लड वेसल्स का उसमें। सो एज वी हैव सीन इन द अर्लियर सीएस व्हेन वी ब्रेथ वी लिफ्ट आवर रिब्स एंड फ्लैटन आवर डायफ्राम। हमने क्या देखा, जैसे कि आप सांस लोगे तो आपके जो रिब केज है ना, रिब केज आपका, यानी कि जो क्या बोलते हैं हिंदी में यार, रिब केज को, अरे भाई ये जो है ना रीढ़ की हड्डी वाली है ना पार्ट, तो जैसे सांस लोगे तो फैलेगा, है ना, लिफ्ट होगा, और डायफ्राम का फ्लैट होता है। सो चेस्ट कैविटी बिकम्स लार्जर एज रियल। तो चेस्ट कैविटी क्या होता है, फैलने के बाद जब सांस लेते हैं तो बड़ा हो जाता है। सो बिकॉज ऑफ दिस एयर सक्ड इनटू द लंग्स एंड फिल द एक्सपेंडेड अल्वेओली। अब एयर क्या होता है, सक करता है, सोखता है, अंदर लेता है और अल्वेओली को एक्सपेंड करता है उस टाइम, ठीक है। सो द ब्लड ब्रिंग्स कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द बॉडी एंड रिलीज इनटू द अल्वेओली। अब ब्लड लेके आया कार्बन डाइऑक्साइड ढो के भाई अल्वेओली में रिलीज कर दिया, और ऑक्सीजन अल्वेओलर एयर में लिया ब्लड के द्वारा, है ना, और वहाँ पे एक्सचेंज हुआ और ट्रांसपोर्ट कर दिया किसको, ऑक्सीजन को, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर जब सांस छोड़ते हैं तो। सो ड्यूरिंग द ब्रीथिंग साइकिल्स व्हेन एयर इज टेकन इन लेट आउट द लंग्स अवे कंटेन द रेसिड्यू वॉल्यूम ऑफ एयर सो दैट देयर इज सफिशिएंट टाइम फॉर ऑक्सीजन टू एब्जॉर्ब एंड फ्रॉम द कार्बन। अब हम जैसे ही ऑक्सीजन लेते हैं भाई, है ना, तो ब्रीथिंग साइकिल में क्या होता है, उसको एयर को क्या करता है, सबसे पहले ब्रेथ करने से पहले निकालने देता है। आप निकालोगे तो आपके पास स्पेस होगा तो आप लोगे, ऑब्जर्व करोगे, है ना। तो जब ऑब्जर्व करते हैं उसके बाद क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड फिर से रिलीज होता है जो एक्सचेंज हुआ है गैसेज में। चलो यहाँ तक की बात होगी।
So when the body size animal is large, the diffusion process alone cannot taken care of oxygen delivery all part of the body. Instead of respiratory pigment, the oxygen in the air and the lungs and the carry into the tissue with the deficient of the oxygen before releasing it in human beings. The respiratory pigment is hemoglobin. छोटी सी बात है, मैं समझा देता हूँ कि एक रिस्पिरेटरी पिगमेंट का ज़रूरत होता है ऑक्सीजन को पूरे बॉडी पार्ट तक पहुँचाने के लिए। वो ह्यूमन में कौन सा है? होमोग्लोबिन है, याद रखना, ठीक है, जिसमें हाई एफिनिटी ऑफ ऑक्सीजन को कैरी करता है, ठीक है। सो द पिगमेंट इज प्रेजेंट इन द रेड ब्लड। अब होमोग्लोबिन कहाँ प्रेजेंट होता है? रेड ब्लड कार्पूसल्स या आरबीसी बोल लो, रेड ब्लड सेल्स बोल लो या रेड ब्लड कार्पूसल्स बोल दो, छोटी सी बात है, इस बात पे एग्री कर गए होगे। सो कार्बन डाइऑक्साइड इज अ मोर सॉल्युबल इन वाटर देन ऑक्सीजन। कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है? बहुत ज़्यादा सॉल्युबल होता है वाटर में ऑक्सीजन के कंपेरिजन। अगर मैं ऑक्सीजन से कंपेयर करूँ तो कार्बन डाइऑक्साइड जल्दी सॉल्युबल होता है वाटर में, एंड हेंस इज मोस्टली ट्रांसपोर्टेड इन द डिजॉल्व फॉर्म ऑफ आवर ब्लड। तो इसीलिए ट्रांसपोर्ट होता है किससे? ब्लड से। चलिए यहाँ तक की बात हो गई है। नेक्स्ट में पढ़ता हूँ आगे, हाईलाइटेड पार्ट की बात करूँ। इफ़ द अल्वेलर सरफेस बेर स्प्रेड आउट इट वुड कवर अबाउट 80 मीटर स्क्वायर। अगर अल्वेली का सरफेस, अल्वेलर सरफेस अगर स्प्रेड हो जाएगा तो वो लगभग 80 मीटर स्क्वायर का कवर स्पेस कवर कर लेगा, ठीक है। अब अगला बढ़ते हैं। इन डिफ्यूजन बेयर टू मूव ऑक्सीजन इन आवर बॉडी इट इज एस्टिमेटेड दैट वुड टू टेक 3 ईयर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन टू गेट आवर फ्रॉम टोज फ्रॉम लंग। अब मेरी बात समझो, इफ़ डिफ्यूजन बेयर टू मूव ऑक्सीजन इन आवर बॉडी, अगर डिफ्यूजन होगा हमारे बॉडी से ऑक्सीजन रिमूव करने के लिए तो लगभग ये 3 साल लेगा मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन को गेट फ्रॉम टोज टू लंग्स, टोज से लंग्स तक लाने के लिए लगभग 3 साल। छोटी सी बात थी। चलिए यहाँ तक हो गई है, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। Transportations in human beings. We have seen in previous section that blood transport food, oxygen and waste material in our bodies, है ना, हमने पिछले सेक्शंस में पढ़ा। In class 9 we learnt about blood being a fluid connective tissue. blood क्या है? fluid है, connective tissue है ना। So blood consists of fluid medium called plasma in which cells are suspended. blood के पास क्या होता है? फ्लूइड मीडियम में प्लाज्मा होता है जो कि सेल्स को सस्पेंड करता है। सो प्लाज्मा ट्रांसपोर्ट फूड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजिनियस बेस्ट एंड डिजॉल्व फॉर्म। मतलब प्लाज्मा क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है, ब्लड में होता है, ट्रांसपोर्ट करता है फूड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजिनियस बेस्ट, जो कि डिजॉल्व फॉर्म में होती है, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ। सो ऑक्सीजन इज कैरिड बाई द रेड ब्लड सेल्स मोर अदर देन लाइक साल्ट्स, याद रखना हेमोग्लोबिन होता है ना। So are also transported in by the blood, like more substance other like salt and also transported by the blood. So we thus need a pumping organs to push blood around the body. Network of tubes reach all the tissues and a system in place ensure that this network can be repaired if damaged. अब इसको इंश्योर करता है, मतलब निश्चित करता है, पक्का करता है कि इस नेटवर्क को रिपेयर किया जा सके अगर डैमेज हो तो बात करते हैं कि क्या है, जो नेटवर्क ट्यूब है तो उसको पुश करने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए कि पुश करे तो हर जगह पहुँचे, यानी पंप करे तो, है ना। ये पंप का काम कौन करता है? पंपिंग का हार्ट करता है, ठीक है। पहले हार्ट के बारे में फिर बताता हूँ, लेफ्ट आर्टियम राइट आर्टियम बताऊँगा, आप बार पंप द हार्ट की बात करता हूँ। सो द हार्ट इज मस्कुलर ऑर्गन विच इज़ अ बिग एज आवर फिस्ट। फिस्ट समझ रहे हो? मुट्ठी भाई, ओके। बिकॉज बोथ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड हैव टू बी ट्रांसपोर्टेड बाई द ब्लड। अब क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो, दोनों ट्रांसपोर्ट होता है ब्लड से, ये बात क्या पता है आपको। सो द हार्ट हैज़ अ डिफरेंट चैम्बर्स टू प्रिवेंट द ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द मिक्सिंग विद ब्लड कंटेनिंग कार्बन डाइऑक्साइड। अब हार्ट के क्या है? अलग अलग चैम्बर बने, चैम्बर समझ रहे हो, जैसे ऐसा 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 आपके पास एक चैम्बर बने हुए, अलग अलग डिवाइड है, और रूम समझ रहे हो ना, एक फ्लैट है उसमें रूम हो, वैसे उस टाइप से। तो वो क्या है, वो प्रिवेंट करता है कि जो ऑक्सीजन रिच ब्लड है वो मिक्स ना हो ब्लड जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड वाले ब्लड से, है ना। So the carbon dioxide rich blood has to reach the lungs for the carbon dioxide to be removed. अब देखो, अब मेरी बात को समझो, जो ऑक्सीजन है वो क्या है, हमने जब लिया तो अब उसे ब्लड तक पहुंचाना है, और जो ब्लड में पहले से कार्बन डाइऑक्साइड है उसको क्या करना है? लंग्स तक पहुंचाना है, ताकि उसे एक्सेल किया जाए, है ना। ओके, सो एंड द ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स हैज़ टू बी ब्राउट बैक टू द हार्ट। अब देखो, अब जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको क्या कर सकते हैं? वापस हार्ट तक लेके जाए, है ना। आगे बढ़ता हूँ यहाँ से।
द ऑक्सीजन रिच ब्लड इज देन पम्प टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। वही बात है। चलिए, वी कैन फॉलो दिस प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप। इसका प्रोसेस जो है स्टेप बाय स्टेप हम लोग अभी देखते हैं। चलिए, तरीके कैसे कैसे होता है। सो सबसे पहली चीज़ है, ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द लंग्स कम टू द थिन वॉल्ड अपर चैम्बर ऑफ द हार्ट। मतलब इस बात को आप समझना कि जो ऑक्सीजन रिच ब्लड है, यानी कि जिस ब्लड में ऑक्सीजन है ना, सो उसको क्या करते हैं, लंग्स से लेके थिन वॉल्ड अपर चैम्बर ऑफ हार्ट, जो कि लेफ्ट या फिर लेफ्ट एट्रियम बोलते हैं, उसमें लाया जाता है। लेफ्ट एट्रियम कहाँ है, मैं समझा रहा हूँ आपको, एक सेकंड। लेफ्ट एट्रियम यहाँ है, ठीक है, यहाँ है, दिख रहा है आपको? कलर चेंज करता हूँ। ओके, रुको, ये दिख रहा है ना, ये है लेफ्ट एट्रियम, ठीक है। चलिए, यहाँ पे याद रखना लेफ्ट एट्रियम, इसमें लाया गया। फिर आगे क्या क्या बोल रहा है, द लेफ्ट एट्रियम रिलैक्सेस व्हेन इट कलेक्टिंग दिस ब्लड, देन कॉन्ट्रैक्ट्स व्हाइल द नेक्स्ट चैम्बर द लेफ्ट वेंट्रिकल एक्सपैंड सो दैट द ब्लड इज ट्रांसफर टू इट। अब मेरी बात को समझो, मैं क्या कहना चाहता हूँ, हाईलाइट करते हुए इसकी बात करता हूँ मैं। पूरी चीज़ें ज़रूरी हैं। चलो आ जाओ, जैसे जैसे मैं बात करते जाऊँगा समझना ध्यान से। ओके, तो मैं क्या बोल रहा हूँ आपको कि ऑक्सीजन रिच ब्लड था, कहाँ से उठाया, लंग से उठाया उसको, है ना, लंग से उठाया जो ऑक्सीजन रिच ब्लड था, और वो आया कहाँ था, थिन वॉल्ड से आया था, जो कि अपर चैम्बर ऑफ हार्ट ऑन द लेफ्ट एंड द लेफ्ट आर्टियम, ठीक है। सो द लेफ्ट आर्टियम रिलैक्सेस व्हेन इट इज कलेक्टिंग द ब्लड। अब देखो, जब लेफ्ट आर्टियम क्या कर रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है उसको कलेक्ट कर रहा है ना, सो कलेक्ट कर रहा है तो वो रिलैक्स करेगा उस समय। सो इट देन कॉन्ट्रैक्ट्स वाइल द नेक्स्ट चैम्बर ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल एक्सपैंड्स। अब इसके बीच में क्या हो रहा है, जो अगला चैम्बर है लेफ्ट वेंट्रिकल है ना, आरटीएम में ब्लड लिया, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल जो है वो क्या कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट होगा। ये सेकंड, ये वाला लाइन मुझे ठीक नहीं लग रहा। चलिए यहाँ पे आता हूँ। अब क्या होगा, उसका अगला चैम्बर है लेफ्ट वेंट्रिकल, वो क्या होगा, एक्सपैंड होगा, लेफ्ट वेंट्रिकल एक्सपैंड होगा, लेकिन लेफ्ट आर्टियम रिलैक्स कर रहा है, क्यों, क्योंकि वो ब्लड को कलेक्ट कर रहा है। सो दैट द ब्लड इज ट्रांसफर टू इट, वो एक्सपैंड होगा लेफ्ट वेंट्रिकल ताकि ब्लड उसमें ट्रांसफ़र हो सके। सो व्हेन द मस्कुलर लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट्स इट इन इट्स टर्न। अब देखो, जब मस्कुलर लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा, सो द ब्लड पंप आउट द बॉडी, तो जब कॉन्ट्रैक्ट होगा तो क्या होगा कि ब्लड पंप आउट होगा बॉडी से। सो द डीऑक्सीनेटेड ब्लड कम्स फ्रॉम द बॉडी टू द अपर चैम्बर ऑन द राइट एंड द राइट आर्टियम। अब मेरी बात को समझो, अगर मैं समझाऊँ तो थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसको मैं समझाऊँ अच्छे तरीके से। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ना, कहाँ से, बॉडी के अपर चैम्बर से राइट एंट्रियम में आया, एक्सपैंड्स किया, फिर राइट एंट्रियम क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्ट हुआ। सो करस्पॉन्डिंग लोअर चैम्बर द राइट वेंट्रिकल डायलेट्स द ट्रांसफर ऑफ ब्लड to the right ventricle which is turns pump it to the lungs from oxygenation. Since ventricles have to pump blood into various organs, so they have a thicker muscular wall. देखो थोड़ा सा पेचीदा है, मैं चाहता हूँ कि इसको मैं फिगर से समझाऊँ, तो मैं फिगर से भी समझाऊँगा कि कैसे कैसे ब्लड किस में आया, फिर किससे निकला, और एक अच्छी पिक्चर से गूगल से डाउनलोड करता हूँ पिक्चर उससे, ताकि बेहतर तरीके से हो सके। ठीक है, यहाँ तक ये हमारी बात हो चुकी है, इतने तक, ठीक है। मैं इसको फिगर से समझाता हूँ। मैं यहाँ पे मैं बात करता हूँ इस फिगर से, है ना, ताकि अच्छे से हो पाए। बस छोटी छोटी टेक्निकलिटी है।
अब जैसे हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारा यहाँ से आया, यहाँ से आया हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, फिर यहाँ से आने के बाद राइट एंट्रियम में, फिर यहाँ से ए वाला ओपन हुआ, इसको ट्री कॉस्केट ऐसा बोलते हैं ना कुछ, एक खुला, फिर यहाँ पे आया है ना। अब ये जो बाल है सेप्टम डिवाइड करता है, हमारे डिवाइडिंग वाल को सेप्टम बोलते हैं, ठीक है, सेप्टम। अब चलिए यहाँ पे आया, फिर ए वाली ब्लड ऊपर गई, ऊपर जाके पल्मोनरी आर्टरी से निकली, फिर यहाँ पे कुछ इधर चली गई। अब ए वाली ब्लड, अब यहाँ से ये जो गई ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ना, लेफ्ट राइट आर्टरियम से एंटर किया, इधर से इधर 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 एंटर किया, लेफ्ट वेंट्रिकल में आया, फिर इधर जाके इसमें चला गया, अरोटा से निकला। यानी कि इधर से लेफ्ट वाले से ऑक्सीजनेटेड ब्लड, याद रखना, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, लेफ्ट से राइट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, याद रखना। और मैं एक चीज़ और बात करता हूँ, वेन है, यहाँ पे आर्टरीज है, इसकी बात मैं कर रहा हूँ। सो वेन जो है ना, वेन वो क्या किया कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को आउट किया है ना, और आर्टरी लेके गया, अगर पूरे बॉडी तक पहुंचाया आर्टरी तो वो क्या, पूरे ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरे बॉडी तक पहुंचाया है ना। चलिए यहाँ तक की बात हो गई, आर्टरीज ने पूरे बॉडी को सप्लाई किया ऑक्सीजनेटेड ब्लड। चलो बस छोटी सी टेक्निकलिटी है, इसको समझ लेना। सेप्टम, अगर ये दो वाल को डिवाइड करता है तो इसको याद रखना, इसका नाम है सेप्टम, ठीक है। ओके, अब यहाँ से आगे बढ़ता हूँ। यहाँ तक की बातें हो गई थी हमारी। अब मैं आता हूँ, ऑक्सीजन इंटर्स द ब्लड इन द लंग्स, इस बात पे आते हैं। सो द सेपरेशन ऑफ द राइट साइड एंड द लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट इज यूजफुल टू कीप ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द मिक्सिंग। अब मेरी बात को समझो, जो सेपरेशन है राइट साइड और लेफ्ट साइड का है ना हार्ट का, वो यूजफुल क्यों है? क्योंकि ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को मिक्स होने से अलग करता है ना, मिक्स नहीं होने देता है। सो द सच सेपरेशन अलाउ अ हाईली इफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू द बॉडी। दिस इज यूजफुल इन एनिमल्स दैट हैव अ हाई एनर्जी नीड्स। यूजफुल किसमें? एनिमल्स में जो उसके लिए हाई एनर्जी चाहिए, सच एज बर्ड्स, मैमल्स विच कंस्टेंटली यूज एनर्जी टू मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर। सो इन एनिमल्स दैट डू नॉट यूज एनर्जी फॉर दिस पर्पज, है ना। सो द बॉडी टेम्परेचर डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर इन द इन्वायरमेंट। तो बॉडी टेम्परेचर डिपेंड करता है इन्वायरमेंट के टेम्परेचर पे, है ना। सच एनिमल्स, कौन से एनिमल्स, लाइक एम्फीबियन और मेनी रेप्टाइल्स हैव देयर 3 चैम्बर्ड हार्ट्स एंड टॉलरेट सम मिक्सिंग ऑफ द ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड स्ट्रीम्स। अब मेरी बात को समझो, जैसे कि कुछ एनिमल्स हैं, लाइक एनिमल्स में क्या होता है, यूज़ नहीं करते हैं एनर्जी इस पर्पज़ के लिए कि बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करना हो, क्योंकि वो इन्वायरमेंट के टेम्परेचर पर डिपेंड करता है उनका। सो ऐसे एनिमल्स कौन से? एम्फीबियन है, बहुत सारे रेप्टाइल्स हैं जिनके 3 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं रेप्टाइल के। इसमें याद रखना कि इसमें तो ठीक है 3 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं, लेकिन क्रोकोडाइल इसमें एक्सेप्शन है। क्रोकोडाइल इसमें एक्सेप्शन है, क्रोकोडाइल के 4 चैम्बर होते हैं, ठीक है, याद रखना, बस यही एक एक्सेप्शन है। सो टॉलरेट करता है ताकि मिक्स ना ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड स्ट्रीम। सो फिशेज ऑन द अदर हैंड हैव ओनली 2 चैम्बर। फिश के कितने चैम्बर्स हार्ट होते हैं? 2 होते हैं, याद रखना ये भी बात। So, the blood is pumped to the gills is oxygenated there. So blood क्या है, गिल से वो पंप करते हैं ना फिशेस, एंड passes डायरेक्टली टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। अब देखो, अब क्या है, गिल से पंप किया, ऑक्सीजनेटेड वहाँ पे हुआ और सीधे डायरेक्टली पास किया पूरे बॉडी को, ठीक है। सो द ब्लड्स गोज ओनली वंस थ्रू द हार्ट इन द फिश ड्यूरिंग 1 साइकिल ऑफ पासिस थ्रू द बॉडी। अब फिश में क्या है कि जो बॉडी हार्ट में उनके जाती है सिर्फ 1 साइकिल्स में, है ना, और मूव हो जाती है, वहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड डायरेक्ट सप्लाई करता है बॉडी में। फिर ऑन द अदर हैंड इट गोज थ्रू, ऑन द अदर हैंड
इट गोज थ्रू द हार्ट ट्वाइस ड्यूरिंग द साइकिल इन अदर वर्टिब्रेट्स। अब जो दूसरे वर्टिब्रेट्स हैं उनके क्या है, 2 साइकिल होते हैं, ठीक है, पीसेस के जैसे एक साइकिल में कंप्लीट हुआ, तो इनको कहते हैं डबल सर्कुलेशन। जिनके 2 साइकिल में कंप्लीट होते हैं उनको डबल सर्कुलेशन कहते हैं। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, इस फिगर से थोड़ा सा कुछ करता हूँ समझाने की कोशिश। ये ऐसे क्यों हो रहा है, फक। ओके, यहाँ पे देखते हैं थोड़ा सा। सो वेना कावा हमारे बॉडी का है, ये देख रहे हो ब्लू। पल्मोनरी आर्टरी लंग का है, ये पल्मोनरी वेन है फ्रॉम लंग्स। मैंने आपको बताया था पल्मोनरी वेन्स क्या करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ना, और पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। सो लंग कैपिलरीज यहाँ पे है। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे, आप समझो। अब यहाँ से हमारा ब्लड, जैसे देखो ये देखो क्या है, मैं समझाना चाह रहा हूँ यहाँ पे। वेना कावा से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है ब्लू वाला, यहाँ आया, फिर यहाँ से मूव किया, यहाँ पल्मोनरी आर्टरी से गया लंग में, और लंग कैपिलरीज में जाके फिर क्या हुआ, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड में हुआ, फिर उसके बाद पल्मोनरी वेन से लंग्स में इधर आया, इधर आया, इधर आया, फिर यहाँ से निकला और अरोटा से होते हुए ये क्या किया, ट्रांसपोर्ट किया ऑर्गन्स को। ठीक है, चलिए समझ में आ गई यहाँ तक। क्या कह रहा है, सिस्टमेटिक रिप्रेजेंटेशन, ट्रांसपोर्ट एंड एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड्स। ओके, चलिए अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। इससे 2 क्वेश्चन बन चुके हैं पिछले बार, इसी बार वाले CDS में आए हैं। वर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, वर्टिकुलर रिलैक्सेशन वाला बात एक क्वेश्चन आया था, या फिर तो वर्टिकुलर वेंट्रिकुलर और वेंट्रिकुलर डायस्टोल और सिस्टोल्स पे भी। इस पे आते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन बनता है, वो देख लेते हैं ना। एक लेवल का क्वेश्चन SSC वगैरह के एग्जाम्स में तो नहीं, UPSC वाले एग्जाम्स में पूछ देते हैं। सो इस बात को समझते हैं। द फोर्स दैट ब्लड एक्सर्ट अगेंस्ट द वॉल ऑफ वेसल कॉल्ड ब्लड प्रेशर। अब जो वॉल के अगेंस्ट जो प्रेशर एक्सर्ट करता है उसको हम ब्लड प्रेशर बोलते हैं, ठीक है। ओके, सो दिस प्रेशर इज मच ग्रेटर इन आर्टरीज दैन इन वेन्स। ये प्रेशर कहाँ पे सबसे ज़्यादा होता है, अगर ऐसे कुछ बने, है ना। सो आर्टरीज में ज़्यादा होता है इन कंपेरिजन टू द वेन्स, है ना। वेन्स में प्रेशर ज़्यादा होता है ब्लड प्रेशर। So the pressure of blood is inside the artery during the ventricular systolic contraction is called systolic pressure and the pressure in artery during the ventricular diastole relaxation is called diastolic process। अब इस बात पे आता हूँ, मैं समझाता हूँ। अब समझिए इस बात को कि जो प्रेशर ऑफ ब्लड है आर्टरी में क्या होता है। द प्रेशर ऑफ ब्लड, अभी मैंने बात की थी कि आर्टरी में ग्रेटर होता है, वेंस में कम होता है। सो द प्रेशर ऑफ ब्लड इनसाइड द आर्टरी। अब जब वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन होगा तो आर्टरी में क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा, या सिस्टोल बोलते हैं, वेंट्रिकुलर सिस्टोल या कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं, ठीक है ना। अब उसको हम बोलते हैं सिस्टोलिक प्रेशर। और जो प्रेशर आर्टरी में कब लगे, वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन के टाइम पे लगे, है ना, तो उसको हम डायस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं। सो द नॉर्मल सिस्टोलिक प्रेशर इज अबाउट 120 mmHg एंड डायस्टोलिक प्रेशर इज 80 mmHg। आपको याद होगा, ब्लड प्रेशर मापने कभी गए होंगे तो ब्लड प्रेशर कैसे मापते हैं, 120/80 में होता है। डॉक्टर बोलता है अगर आपका 70 है तो आपका ब्लड प्रेशर कम है, 60 है, 65 है या 55 है तो आपका ब्लड प्रेशर कम है, ऐसा भी बोलता है डॉक्टर, अगर पता होगा आपको तो। या 110/, रहेगा 55 है ना, 110/50 तो बोलता है ब्लड प्रेशर कम है, ब्लड प्रेशर हाई है, ऐसे ही चेक करते हैं। सो मैं यहाँ पे 2 क्वेश्चन के बारे में बात करने वाला हूँ। पहला कि जो ब्लड प्रेशर होता है वो उसका यूनिट mmHg होता है, ठीक है, याद रखना, मेजर होता है। इसको मेजर किया जाता है किससे, सिर्फ स्फैग्मोमीटर से किया जाता है। अब एक चीज़ मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ कि जब ब्लड प्रेशर जो है इनसाइड आर्टरी होगा, कब, कॉन्ट्रैक्शन में, तो उसको हम क्या बोलते हैं, वेंट्रिकुलर। यहाँ पे मैंने अंडरलाइन रेड कलर से कर रखा है, देख लो आप, वेंट्रिकुलर सिस्टोल या तो वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, है ना। तो वेंट्रिकुलर सिस्टोल या कॉन्ट्रैक्शन इज कॉल्ड सिस्टोलिक प्रेशर, इसको सिस्टोलिक प्रेशर कहेंगे। और प्रेशर जब रिलैक्सेशन के टाइम में लगेगा तो उसको वेंट्रिकुलर डायस्टोल या फिर वेंट्रिकुलर रिलैक्शन बोलेंगे, उसको डायस्टोलिक प्रेशर बोलेंगे, यानी सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर, ठीक है। ओके, यहाँ तक की बात होगी। इसी से क्वेश्चन अभी बने थे। मैं अभी इस चैप्टर क्लास में आज पक्का मैं क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूँ, बस इसी साल के क्वेश्चन सारे, मुझे लगता है इस चैप्टर से 4-5 क्वेश्चन बने हैं यार। तो ओके, यहाँ पे आते हैं। सो द ब्लड प्रेशर इज मेजर्ड विथ एन इंस्ट्रूमेंट कॉल, ओके, स्फैग्मोमैनोमीटर से मेजर किया जाता है। सो हाई ब्लड प्रेशर इज कॉल्ड हाइपरटेंशन, याद रखना, हाई ब्लड प्रेशर को हाइपरटेंशन कहते हैं, जो कि होता है कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ आर्टरियोल्स। अगर ये क्वेश्चन बनती है कि हाई ब्लड प्रेशर को क्या कहते हैं, तो हाइपरटेंशन, और किसके कारण होता है, तो कॉन्स्ट्रिक्शन, किसमें कॉन्स्ट्रिक्शन, आर्टरियोल्स में, है ना। सो विच रिजल्ट इंक्रीज द रेजिस्टेंस ऑफ ब्लड फ्लो, तो ये क्या करता है, रेजिस्टेंस बढ़ा देता है ब्लड फ्लो का, एंड इट कैन लीड टू द रप्चर ऑफ एन आर्टरी एंड इंटरनल ब्लीडिंग। इसके कारण क्या हो सकता है, इंटरनल ब्लीडिंग हो सकता है या रप्चर हो सकता है, हमारा आर्टरी है ना, डैमेज हो सकता है।
चलिए यहाँ तक बातें याद रहेगी। इस चैप्टर को ख़त्म करने के बाद मैं इस बार के जितने क्वेश्चन हैं मैं सारे डिस्कस करूँगा। जब मुझे लगता है इस चैप्टर से 5-6 क्वेश्चन आए हैं अभी, 2 3 4 5, ओके। चैप्टर अभी आधे घंटे तो लग ही जाएंगे मुझे लगता है जहाँ तक ख़त्म करने में। चलिए आते थे ट्यूब्स ब्लड वेसल्स पे। So the arteries are the vessels which carry blood away from the heart to various organs of the body. Since the blood emerges from the heart under high pressure, the arteries have a thick elastic walls. अब मेरी बात को समझो। आर्टरीज क्या होता है? वेसल होता है जब जो ब्लड को कैरी करता है ना, हार्ट से वेरियस ऑर्गन ऑफ द बॉडी तक, ठीक है। सो सिंस द ब्लड इमर्ज फ्रॉम द हार्ट अंडर हाई प्रेशर, ब्लड क्या हो इमर्ज होता है हार्ट से हाई प्रेशर में। सो द आर्टरीज के क्या होते हैं? थिक होते हैं और इलास्टिक वॉल्स होते हैं। और वेंस क्या है? कलेक्ट करता है ब्लड फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गन। वेंस क्या है? ब्लड को कलेक्ट करता है एंड ब्रिंग इट बैक टू द हार्ट। सो दे डू नॉट नीड थिक वॉल्स बिकॉज वेंस को देखो थिक वॉल की जरूरत नहीं, क्योंकि कलेक्ट करके हार्ट में ला रहा है, वो ले जा रहा है आर्टरी, इसलिए उसके थिक वॉल है, प्रेशर वो झेलता है। सो बिकॉज द ब्लड इज नो लॉन्गर अंडर प्रेशर, इंस्टेड दे हैव वॉल्व्स, दे इंश्योर दैट ब्लड फ्लो इन टू वन डायरेक्शन। तो वो इंश्योर करते हैं वेंस की ब्लड फ्लो करे एक डायरेक्शन में। सो ऑन रीचिंग एन ऑर्गन्स और टिश्यू, the artery divide into a smaller and a smaller vessels to bring the blood contact with all the individual cells. छोटे छोटे स्मॉलर वेसल्स में डिवाइड हो जाते हैं वो। So the smallest vessel have wall which are one cell और थिक, वन सेल थिक, उसको हम कहते हैं कैपिलरीज। अब देखो जैसे ही वेंस क्या हुआ स्मॉलर सेल्स में हुआ डिवाइड, तो वन सेल थिक होता है, उसको हम कैपिलरीज बोलते हैं, ठीक है। इसी का वेंस का ही पार्ट है जो डिवाइड हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन ब्लड एंड सराउंडिंग सेल टेक प्लेस थ्रू द थिन वॉल। यही थिन वॉल से क्या होता है? मटेरियल का एक्सचेंज होता है। सो द कैपिलरी देन ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म वेंस। अब कैपिलरी साथ में जुड़ के वेंस को बनाता है एंड दैट कन्वे द ब्लड अवे फ्रॉम द ऑर्गन और टिश्यू। और यही कन्वे करता है वेंस हमारे क्या है ऑर्गन या टिश्यू से बाहर लेके जाता है ब्लड को, है ना। चलिए कन्वे करता है, अगर सब तक पहुँचाता है ऐसा मैं बोल दो। सो मेंटेनेंस बाई प्लेटलेट पे आता हूँ। So what happens if the system of tube developed a leak? So think about situation when we are injured and start bleeding. जब हमें चोट लग जाए, ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाए, so naturally the loss of blood from the system has to be minimized. Naturally minimize होना चाहिए। So in addition leakage would lead to a loss of pressure. अब लीकेज क्या होगा? लॉस ऑफ प्रेशर होगा लीकेज के कारण। So which would reduce the efficiency of the pumping system. So to avoid this the blood has platelet cells. इसको अवॉइड करने के लिए ब्लड में प्लेटलेट सेल होता है। So which circulate around the body and plug these leaks by helping to the clot of blood and these points of injury. अगर आपको कोई पूछ ले प्लेटलेट का क्या काम होता है, तो ब्लड को क्या करता है? क्लॉट करता है ना, ब्लड को क्लॉट करता है, बहने से रोकता है, ठीक है, हेल्प करता है। चलिए यहाँ पे याद रखनी है छोटी सी चीज़ थी। अब लिम्फ की बात करता हूँ। सो देयर इज अनदर टाइप ऑफ फ्लूइड इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन ट्रांसपोर्टेशन। एक और टाइप का है लिम्फ है। सो दिस इज कॉल्ड लिम्फ और टिश्यू फ्लूइड। इसको लिम्फ या टिश्यू फ्लूइड कहते हैं, ठीक है। इन्वॉल्व होता है ट्रांसपोर्टेशन में इसका काम। सो थ्रू द प्रोसेस प्रेजेंट इन द वॉल्स ऑफ कैपिलरीज सम अमाउंट ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन्स ब्लड सेल escape into the intercellular spaces and the tissues to form the tissues fluid और lymph। साले कितने हल्ले करते हैं भाई ये लोग आसपास वाले। रुको यार पॉज करता हूँ थोड़ा। भाई सॉरी यार ये हल्ला शांत नहीं होगा, लेकिन मुझे करना होगा, पढ़ना ही होगा, क्योंकि मेरे पास समय कम है। सो हल्ला के कारण रुक नहीं सकते। हाँ तो मैं बात कर रहा था लिम्फ। तो लिम्फ क्या होता है ना कि जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं ना प्रेजेंट कैपिलरीज में, छोटे छोटे पोर्स, होल, छिद्र ऐसा मान लो, है ना, छेद। सो उससे क्या होता है कुछ अमाउंट ऑफ प्लाज्मा, कुछ अमाउंट ऑफ प्रोटीन, कुछ ब्लड सेल स्किप कर जाता है इंटरसेलुलर स्पेस में। क्यों? क्योंकि वो टिश्यू फॉर्म करता है, टिश्यू फ्लूइड या लिम्फ बना देता है उसको, ठीक है। चलो सो इट इज़ सिमिलर टू द प्लाज्मा ऑफ ब्लड बट कलरलेस एंड कंटेन लेस प्रोटीन। अब ये क्या है, अगर प्लाज्मा जैसा ही है मैं बात करूँ तो सिमिलर टू प्लाज्मा है, बट ये क्या है, कलरलेस है। लिम्फ क्या होता है? कलरलेस होता है और इसमें बहुत कम प्रोटीन होती है, ठीक है, याद रखना। सो लिम्फ ड्रेन्स इनटू लिम्फेटिक कैपिलरीज फ्रॉम द इंटरसेलुलर स्पेस। लिम्फ क्या होता है? ड्रेन होता है लिम्फेटिक कैपिलरीज से इंटरसेलुलर स्पेस में, है ना। सो लिम्फेटिक कैपिलरीज में हुई कहाँ से? इंटरसेलुलर स्पेस से, ठीक है, ड्रेन। सो विच ज्वाइन टू फॉर्म, ए ज्वाइन होता है क्या बनाने के लिए? लार्ज लिम्फ वेसल्स को बनाता है, जो कि फाइनली ओपन इनटू लार्जर वेन्स, जो कि ओपन होता है जाके लार्जर वेसल्स में, ठीक है। सो द लिम्फ कैरीज डाइजेस्टेड एंड absorbed फैट फ्रॉम द इंटेस्टाइन एंड ड्रेन्स excess fluid from extracellular space back into the blood
मतलब लिम्फ क्या करता है, कैरीज करता है डाइजेस्टेड एंड अब्जॉर्ब फैट फ्रॉम द इंटेस्टाइन एंड ड्रेन्स एक्सेस फ्लूइड फ्रॉम एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस बैक इनटू द ब्लड। मतलब मेरी बात को अगर मैं कहूँ, लिम्फ करता है, डाइजेस्ट करता है, अब्जॉर्ब करता है फैट को, कहाँ से, इंटेस्टाइन से, और ड्रेन करता है एक्सेस फ्लूइड, है ना, कहाँ से, एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस से, जो कि बैक इनटू द ब्लड जाती है। चलिए अब ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट पढ़ता हूँ, यहाँ पे आते हैं। सो वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर हाउ प्लांट्स टेक अ सिंपल कंपाउंड सच एज CO2 फोटोसिंथेसिस एनर्जी स्टोर्ड इन द क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गन्स। दिस इज ओके। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ से बढ़ते हैं। फॉर प्लांट्स द सॉइल इज द नियरेस्ट एंड रिचेस्ट सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड अदर मिनरल। वी हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट इट इफ यू रिमेंबर दिस इन दिस चैप्टर ओनली। So the absorptions of these substance therefore occur through the part in contact with the soils, namely roots. root से होता है ना absorptions. So soil contact करता है organ से, chlorophyll से, containing organs are small, energy raw material can easily diffuse to all the part of plant body. But if this distance become a large because of the change of body design, okay, यहाँ से आते हैं diffusion process will not sufficient to provide raw material in leaves and energy in root. diffusion क्या है, केबल डिफ्यूजन प्रोसेस इनफ नहीं है, सफिशिएंट नहीं है कि रॉ मटेरियल प्रोवाइड करे लीव्स और एनर्जी करे रूट को, ठीक है। तो ये प्रॉपर सिस्टम ट्रांसपोर्टेशन एसेंशियल है। कौन सा वो सिस्टम है, वो उस पर डायरेक्ट मैं आ रहा हूँ। तो यहाँ पे आता हूँ, प्लांट डू नॉट मूव एंड प्लांट बॉडीज हैव ए लार्ज प्रोपोर्शंस ऑफ डेड सेल्स इन मेनी टिश्यूज। बहुत सारे टिश्यूज में डेड सेल्स होते हैं। एज अ रिजल्ट प्लांट हैव ए लो एनर्जी नीड, इसीलिए प्लांट्स को लो एनर्जी चाहिए होता है। एंड कैन यूज रिलेटिवली स्लो ट्रांसपोर्ट सिस्टम और स्लो ट्रांसपोर्ट सिस्टम। So the distance over which transport system have to operate, however, can be very large in a plant such as very tall trees. So plant transport system will move energy stored from leaves and raw material from the roots. ठीक है। So these two pathways are constructed as independently organized conducting tubes. One of the xylems, पहला जाइलम से, जो कि क्या करता है, वाटर और मिनरल को करता है सॉइल से लेके ट्रांसपोर्ट। याद रखना जाइलम एक, ये भी क्वेश्चन आ चुके हैं भाई, मैं क्या बताऊँ इस क्वेश्चन से भाई, मुझे लगता है 6-7 क्वेश्चन इसी चैप्टर से आगे थे बायोलॉजी के। तो जाइलम मूव्स वाटर एंड मिनरल्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सॉइल्स। जाइलम क्या करता है, मूव करता है वाटर और मिनरल को, जो कि सॉइल से ऑब्टेन करता है। सो द अदर फ्लोएम क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है प्रोडक्ट या फिर फूड मान लो, फोटोसिंथेसिस का, है ना, फोटोसिंथेसिस का प्रोडक्ट या फिर फूड मान लो, कहाँ से, लीव से, वेयर दे आर सिंथेसाइज टू अदर पार्ट ऑफ द प्लांट। वी हैव स्टडी इन क्लास 9। चलो ठीक है, याद रहेगी, छोटी सी बात। अब ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर पे आता। इन जाइलम टिश्यू वेसल एंड ट्राइकाइड ऑफ द रूट्स। अब देखो जाइलम टिश्यू में क्या होता है, याद रखना, ये भी क्वेश्चन थी। वेसल्स एंड ट्राइकाइड्स ऑफ द रूट्स सिस्टम एंड लीव्स आर इंटरकनेक्टेड टू फॉर्म कंटिन्यूस सिस्टम ऑफ वाटर कंडक्टिंग चैनल रीचिंग ऑल द पार्ट ऑफ प्लांट। वेसल्स और ट्राइकाइड्स होता है सिस्टम, जो कि लीव इंटरकनेक्टेड होता है। हम सब क्लास 9 में डिटेल में पढ़े हैं। एट द रूट सेल्स कनेक्ट होता है विद द सॉइल, एक्टिवली टेकअप द आयन, सॉइल से कनेक्टेड होता है रूट में, जो कि आयंस लेते हैं। सो द क्रिएट डिफरेंस इन द कंसंट्रेशन ऑफ द आयंस बिटवीन रूट एंड सॉइल वाटर, देयरफॉर moves into the root from the soil to eliminate this difference. This means that there is a steady movement of water into the root xylem, so creating a column of water that is steadily pushed upward. कि एक क्रिएट कॉलम को क्रिएट करता है, जो कि क्या करता है, वाटर को पुश करता है अपवर्ड्स, है ना। चलो 1 2 3 4 5, चले यार, छोटी सी चैप्टर है, जल्दी ख़त्म करो भाई, सर का दर्द मत बनो। चलो यहाँ पे आते हैं। Provided that the plant has an adequate supply of water, the water which is lost through the stomata is replaced by water from the xylem vessel in the leaf. अब मेरी बात को समझो। अब जो वाटर लॉस्ट हुआ है स्टोमाटा से, स्टोमाटा याद होगा, अभी हमने पढ़ा था इसी चैप्टर में ऊपर। सो वो रिप्लेस करता है कहाँ से, जाइलम वेसल से, लीफ से लेके, है ना, लीफ में। सो इन फैक्ट इवेपोरेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम द सेल ऑफ द लीफ क्रिएट सच सक्शंस विच पुल्स वाटर फ्रॉम द जाइलम्स ऑफ द रूट। अब देखो, जो इवेपोरेशन ऑफ वाटर होता है मॉलिक्यूल्स ऑफ सेल से, तो लीफ क्रिएट करता है एक सक्शन समझ रहे हो ना, एक पाइप ऐसा समझ लो, मैं ऐसे साधारण भाषा में समझा रहा हूँ। तो सक्शन जो कि वाटर को पुल करता है, कहाँ से, जाइलम सेल से, रूट के जाइलम सेल से वाटर को लीफ क्या करता है, सक करता है ना, अपनी ओर पुल कर लेता है। सो द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट नोन एज ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन क्या होता है, लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर फ्रॉम द एरियल पार्ट, प्लांट के एरियल पार्ट से जो लॉस ऑफ वाटर होता है उसको हम ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। सो दस ट्रांसपिरेशन हेल्प्स इन द एब्जॉर्प्शन एंड अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर
एंड मिनरल्स डाइजोल्व इट फ्रॉम रूट्स टू द लीव्स। मतलब क्या है, मेरी बात समझो। ट्रांसपोर्टेशन क्या करता है, ट्रांसपिरेशन क्या करता है, हेल्प करता है एब्जॉर्व करने में और अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर के और मिनरल को डिजॉल्व होने में, है ना, रूट से लीव तक की, पत्तों तक की बात करें तो जड़ से लीव्स तक की। इट ऑल्सो हेल्प इन द टेम्परेचर रेगुलेशन। ट्रांसपिटेशन और किस में हेल्प करता है? पहला चीज़ तो मिनरल को डाइजोल्व करने में तो हेल्प करता है ये रूट से लीव तक में। दूसरा टेम्परेचर रेगुलेट करने में हेल्प करता है ट्रांसपिरेशन। सो द इफेक्ट ऑफ रूट प्रेशर इन ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर इज मोर इंपॉर्टेंट एट नाइट। सो द रूट प्रेशर जो है ट्रांसपोर्ट में वाटर का, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है रात को, नाइट में। So during the day, when the stomata are open, the transpirations pulls become the major driving force in the movement of water in the xylem. जो दिन के समय क्या होता है, जब स्टोमाटा ओपन होता है तो ट्रांसपिरेशन क्या करता है, पुल करता है, खींचता है और एक मेजर ड्राइविंग फोर्स मूवमेंट बनाता है। कहाँ पे? वाटर इन द जाइलम्स, जाइलम बनाता है वाटर की पुल करने के लिए, ठीक है। सो ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड इन अदर सब्सटेंसेस, यहाँ पे बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन से। मैं खाना खा लेता हूँ फिर यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। यहाँ से शुरू कर रहा हूँ मैं, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंसेस से। सो फार वी हैव डिस्कस द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, मिनरल इन प्लांट्स, जाइलम फ्लोम से, ये सब डिस्कस कर चुके हैं। सो यहाँ से आते हैं। नाउ लेट अस कंसीडर हाउ द प्रोडक्ट्स आर मेटाबॉलिकली प्रोसेस, पार्टिकुलरली फोटोसिंथेसिस आर मूव्ड फ्रॉम लीव्स वेयर दे आर फॉर्म, जहाँ पे फॉर्म होता है लीव्स में, टू अदर पार्ट ऑफ द प्लांट्स। तो लीव से क्या है, अदर पार्ट ऑफ प्लांट में जाती है। सो दिस ट्रांसपोर्ट ऑफ सॉल्युबल प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। इसको ट्रांसलोकेशन कहते हैं। किसको? ट्रांसपोर्ट ऑफ सॉल्युबल प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस को ट्रांसलोकेशन बोलते हैं, याद रहेगी ये बात। सो एंड इट ऑकर्स इन द पार्ट ऑफ वस्कुलर टिश्यू नोन एज फ्लोएम, और इसको क्या बोलते हैं? फ्लोएम बोलते हैं, जो कि प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस यानी फूड को ट्रांसपोर्ट करता है, उसको ट्रांसलोकेशन बोलते हैं। और होता कहाँ पे? फ्लोएम। सो बिसाइड द प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस द फ्लोएम ट्रांसपोर्ट्स अमीनो एसिड्स। याद रखना, फ्लोएम ऑल्सो ट्रांसपोर्ट अमीनो एसिड एंड अदर सब्सटेंसेस, है ना। कौन ट्रांसपोर्ट करता है? अमीनो एसिड। अमीनो एसिड प्रोटीन ब्रेक डाउन होकर अमीनो एसिड बनाता है, ठीक है। सो द सब्सटेंसेस, दीज सब्सटेंसेस आर स्पेशली डिलीवर्ड टू द स्टोरेज ऑर्गन्स ऑफ fruits and seeds and growing organs. So the translocation of food and other substances take place in the sieve tubes with the help of adjacent companion cells both in upward and downward direction. अब मेरी बात समझो, जो ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड होता है और अदर सब्सटेंसेस के ट्रांसलोकेशंस, वो कैसे होता है? सीव ट्यूब में होता है। वो कहाँ होता है? सीव ट्यूब्स में होता है, विथ द हेल्प ऑफ एडजेसेंट कंपेनियन सेल्स। अब सीव ट्यूब में होता है वो ट्रांसलोकेशन किसके हेल्प से? कंपेनियन सेल्स के हेल्प से। बोथ अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन, दोनों डायरेक्शन में, अपवर्ड हो या डाउनवर्ड डायरेक्शन, वो सीव ट्यूब में होता है, हेल्प विथ कंपेनियन सेल्स, ओके। सो अनलाइक ट्रांसपोर्ट इन जाइलम्स which can be largely explained by simple physical force, the translocation in phloem achieved by, अब जो ट्रांसलोकेशन है फ्लोएम में, वो अचीव करते हैं कैसे? एनर्जी से। सो मटेरियल लाइक सुक्रोज इज ट्रांसफर्ड इनटू फ्लोएम टिश्यू यूजिंग एनर्जी फ्रॉम एटीपी। एटीपी याद होगा आपको, एनर्जी करेंसी के तौर पे, ऊपर पढ़ा था हमने, एडेनोसिन ट्रीफॉस्फेट। सो अब देखो, ये जो मटेरियल है सुक्रोज, वो ट्रांसफर होता है कहाँ पे? फ्लोएम टिश्यू में, यूज़ करके एटीपी का, इसका एनर्जी, एटीपी का एनर्जी यूज करके। सो दिस इंक्रीज द ऑस्मोटिक प्रेशर, ये क्या है? ऑस्मोटिक प्रेशर को इंक्रीज करता है ऑफ द टिश्यू, काउजिंग वाटर टू मूव इनटू इट। ऑस्मोटिक प्रेशर को इंक्रीज करता है ना, ऑफ द टिश्यू, सो द काउजिंग वाटर मूव इनटू इट। सो द क्या है? वाटर का मूवमेंट हो सके। द प्रेशर, दिस प्रेशर मूव्स द मटेरियल इनटू द फ्लोएम टू टिश्यू। अब ये जो है प्रेशर मूव करता है मटेरियल को फ्लोएम से टिश्यू में, जो कि हेल्प विच हैव लेस प्रेशर, उसमें लेस प्रेशर होता है, कम प्रेशर होता है इन कंपेरिजन। सो दिस अलाउ द फ्लोएम टू मूव मटेरियल अकॉर्डिंग टू द प्लांट नीड्स। अब क्या है? अलाउ करता है फ्लोएम को कि मटेरियल मूव करे प्लांट्स के नीड्स के अकॉर्डिंग, है ना, जितनी ज़रूरत हो उतने मटेरियल मूव करे फ्लोएम, है ना। बाई प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस को फ्लोएम मूव करता है। So in the spring, sugar stored in root or a stem tissue would be transported to the words which need energy to grow. अब मेरी बात को समझो। अब एग्जाम्पल जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, जितना एनर्जी ज़रूरत है प्रोवाइड करने का उसका एग्जाम्पल। जैसे शुगर स्टोर है रूट में या फिर तो स्टीम टिश्यू में, तो वो ट्रांसपोर्ट होगा कहाँ पे? बर्ड्स में। बर्ड सब समझ रहे हो, जैसे आलू है तो उसमें बर्ड्स निकलते हैं, नए नए फॉर्मेशंस होते हैं, नए नए सेल्स उगते हैं वहाँ पे, जो कि नया प्लांट हो सके उससे।
तो उसको वहाँ पे वर्ड्स को ग्रो होने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए, तो वहाँ पे क्या है, जो स्टोर्ड है शुगर के फॉर्म में, उसको क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है वहाँ पे। समझ में आ गई ये बात है। अब यहाँ से आगे बढ़ता हूँ, चलिए यहाँ पे व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ द ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ दिस कंपोनेंट। बहुत ईजी, इस पर कोई चर्चा नहीं करूँगा कि कंपोनेंट्स क्या है ट्रांसपोर्ट सिस्टम का, सबको पता है ना, अभी हमने पढ़ा था ह्यूमन बींग में, हार्ट वगैरह सारी चीज़ें। सो अगला ये पढ़ता हूँ, वाई इज इट नेसेसरी टू सेपरेट ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इन एनी मैमल्स और वर्ड्स। मैमल्स और वर्ड में ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सेपरेट करना क्यों जरूरी है आखिर? क्योंकि ये क्या है ना, अलाउ करता है सेपरेट करने में एक हाईली इफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू द बॉडी। तो इससे क्या है ना, अलाउ हो, मतलब हमारे बॉडी क्या करता है इसके कारण, जब सेपरेट होता है तो इफिशिएंट, हाईली इफिशिएंट सप्लाई करता है ऑक्सीजन को हमारे बॉडी में, इसीलिए। अब बात करें व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन हाईली ऑर्गेनाइज प्लांट। प्लांट में आपको पता है जाइलम एंड फ्लोएम होता है, ठीक है, इस बात पे क्या मैं डिस्कस करूँ, जाइलम फ्लोएम, ठीक है। चौथे पे आता हूँ, हाउ आर वाटर एंड एनिमल्स ट्रांसपोर्टेड इन प्लांट्स। अब मेरी बात बताओ, वाटर एनिमल्स में मिनरल्स ट्रांसपोर्ट कैसे होते हैं प्लांट्स में, अभी हमने पढ़ा था, इसको कमेंट में बताओ करके, क्योंकि मैं नहीं बताने वाला हूँ कि जाइलम इसका आंसर है, ठीक है। हाउ इज फूड ट्रांसपोर्टेड इन प्लांट, मैं ये भी नहीं बताने वाला हूँ कि फूड ट्रांसपोर्ट होता है प्लांट्स में फ्लोएम वस्कुलर टिश्यू से, ठीक है, फ्लोएम और वस्कुलर टिश्यू से, मैं ये भी नहीं बताने वाला हूँ, कमेंट करके बताओ। ओके, सो एक्सक्रिएशंस पे आते हैं। एक्सक्रिएशन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, मैं मानता हूँ ऐसा। सो चैप्टर खत्म होने को है, अगले 10 मिनट में हमारा चैप्टर खत्म होगा। 10 मिनट शायद मैंने ज़्यादा बोल दिया, लेकिन ऐसा ही कुछ है ना। सो अब हमने डिस्कस कर लिया ऑर्गेनिज्म गेट रीड ऑफ गैसियस वेस्ट जनरेटेड ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन कैसे होता है ना, मतलब उसको एक्सीरेट कैसे करते हैं, सब पढ़ चुके हैं। सो अदर मेटाबॉलिक एक्टिविटी जनरेट नाइट्रोजियस मटेरियल्स विच नीड टू बी रिमूव, द बायोलॉजिकल प्रोसेस इन्वॉल्व इन द रिमूवल ऑफ दीज हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रेशन। जो बॉडी से हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट जो रिमूव होते हैं उसको हम एक्सक्रेशन बोलते हैं, ठीक है। चलिए, सो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म यूज अ वेरिड स्ट्रेटेजी विद मेनी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स बेस्ट सिंपल डिफ्यूजन फ्रॉम द बॉडी सराउंडिंग वाटर्स। As we have seen the other process, complex or multicellular organism use a specialized organ to perform the same function। अब अलग अलग मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में एक स्पेशलाइज ऑर्गन होता है जो कि परफॉर्म करता है सेम फंक्शन को, एक्सक्रिएशंस का अलग अलग ऑर्गन्स अलग अलग तरीके से। जैसे अब मैं यहाँ पे आता हूँ, एक्सक्रिएशंस इन ह्यूमन बीइंग में पहले पढ़ता हूँ, तो मैं आपको पहले फिगर समझाता हूँ फिर मैं वो पढ़ता हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमारा लेफ्ट रीनल आर्टरी है, ये लेफ्ट किडनी है, राइट किडनी है, ठीक है। लेफ्ट रीनल वेल है, अरोटा है, आप देख रहे हो, लेफ्ट यूरेटर है, वेना कावा ये वाली है, एंड द यूरिनरी ब्लैडर है। अब यहाँ पे यूरेथ्रा है। अब बता रहा हूँ, यहाँ से जैसे कि एक्सक्रिएट होके आया किडनी से, यहाँ पे आके सेक्रेट हुआ, ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर में। अब जब यहाँ पे आया तो ये जो यूरेथ्रा है ना कंट्रोल करता है, जैसे आप टॉयलेट करने जाते हो ना, तो यूरेथ्रा ही वो मसल्स है, जब आपको पता लगता है कि आपका जब पूरा ये भर गया ब्लैडर तो आप टॉयलेट करने जाते हो तो यूरेथ्रा ओपन होता है तो आप टॉयलेट कर पाते हो, है ना, ये यूरेथ्रा ही है। सो जब यूरेथ्रा, जब आपको लगता है टॉयलेट आपका पूरा खत्म हो गया तो यूरेथ्रा बंद हो जाता है, जब बंद हो जाता है तो टॉयलेट नहीं होता है। यूरेथ्रा का यही काम है, ठीक है। चलो छोटी सी बात थी, हमने डिस्कस कर ली। अब मैं आगे बढ़ता हूँ ह्यूमन बीइंग में, इसको पढ़ के बताता हूँ ताकि क्वेश्चन छोटे छोटे जो बने। सो द एक्सक्रीटरी सिस्टम ह्यूमन बीइंग फिगर 6.13 अभी जो डिस्कस किया। सो इंक्लूड्स अ पेयर ऑफ किडनी, एक किडनी होता है, पेयर ऑफ यूरेटर होता है, यूरिनरी ब्लैडर होता है, यूरेथ्रा होता है। सो किडनी आर लोकेटेड इन द एब्डोमेन, एब्डोमेन में लोकेट होता है किडनी। वन द इधर साइड ऑफ बैकबोन, एक क्या होता है इधर साइड ऑफ बैकबोन में, बैकबोन की कोई भी साइड्स में हो सकता है एक। सो यूरिनरी प्रोड्यूस इन द किडनीज पासिस थ्रू द यूरेटर्स। अब देखो यूरिन प्रोड्यूस होता है किडनी में, जो कि पास कैसे होता है यूरेटर से इनटू द यूरिनरी ब्लैडर, जहाँ पे स्टोर होता है, फिर स्टोर होने के बाद रिलीज होता है यूरेथ्रा के थ्रू। मैंने बताया कि ये सब स्टोर हुआ कहाँ पे, ब्लैडर में, ब्लैडर से यूरेथ्रा रिलीज किया उसको, है ना। चलिए, सो हाउ द यूरिन इज प्रोड्यूस। द पर्पस ऑफ मेकिंग यूरिन इज टू फिल्टर आउट बेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द ब्लड। यूरिन का पर्पस क्या है कि फिल्टर के लिए ब्लड से जो प्रोसेस है बेस्ट प्रोडक्ट को ब्लड से, है ना। जस्ट CO2, जैसे CO2 को रिमूव करता है हमारा लंग्स। सो नाइट्रोजियस बेस्ट सच एज यूरिक एसिड रिमूव फ्रॉम द ब्लड इन द किडनी। हमारे क्या नाइट्रोजियस बेस्ट जो होते हैं, यूरिक एसिड या फिर यूरिया, ये सब रिमूव होते हैं ब्लड से किडनी में, ठीक है। लाइक द लंग्स
इज ए क्लस्टर ऑफ वेरी थिन वॉल सेल कैपिलरीज, इच कैपिलरी क्लस्टर इन द किडनी एसोसिएटेड विद, जैसे उसमें होता है कैपिलरी जुड़ा हुआ, वैसे इच कैपिलरी क्लस्टर ऑफ द किडनी एसोसिएटेड विद द कप शेप एंड ऑफ द ट्यूब दैट इज कलेक्ट द फिल्टर यूरिन, जो कि फिल्टर यूरिन को कप शेप में होता है और वो फिल्टर यूरिन को कलेक्ट करता है। सो ईच किडनी हैज़ द लार्ज नंबर ऑफ दिस फिल्ट्रेशन यूनिट कॉल्ड नेफ्रॉन। अब हर किडनी में क्या है, फिल्ट्रेशन यूनिट है छोटा छोटा, उसको हम नेफ्रॉन्स बोलते हैं, ठीक है, नेफ्रॉन्स बोलते हैं। जैसे कि चाय छन्नी में छोटे छोटे छेद होते हैं, वैसे ही मान लो उसको नेफ्रॉन्स बोलते हैं किडनी में जो फिल्ट्रेशन यूनिट है। So such substances is the initial filtrate such as a glucose, amino acid, salt, major amounts of water and selectively reabsorbed urine flow along the tubes। ये सब चीज़ों को क्या करता है, फिल्टर करता है। So the amount of water reabsorbed depends on how much excess water there is in the body and how much of dissolved waste there is to be excreted। ये क्या है, डिपेंड करता है कि कितना एक्सेस वाटर हमारी बॉडी ने लिया है, कितना डिजॉल्व वेस्ट है उसमें, कितना एक्सक्रिएट करना है। So the urine forming in each kidney eventually enter a long tube में और यूरेटर में, उसके बाद फिर कनेक्ट करता है किडनी से यूरिनरी ब्लैडर को। देखो इंटर किया, फिर लॉन्ग ट्यूब यूरेटर से कनेक्ट हुआ, कनेक्ट किया किडनी से और किडनी को कनेक्ट किया यूरिनरी ब्लैडर से। सो यूरिन स्टोर हुआ यूरिनरी ब्लैडर में अंटिल द प्रेशर एक्सपैंड द ब्लैडर टू अर्ज टू पास आउट द थ्रू द यूरेथ्रा। अब जब तक आपको नहीं लगे कि आपका ब्लैडर नहीं भरा है, जब तक इच्छा फिर अपने आप आएगी कि टॉयलेट लगी कर लेते हैं, है ना। सो यहाँ तक की बात हो गई, खत्म। अब बात करते हैं आर्टिफिशियल किडनी हेमोडायलिसिस, जिसके पास आपने सुना होगा हेमोडायलिसिस, शायद या नहीं सुना होगा, लेकिन इसके बाद चर्चा कर लेते हैं डायलिसिस क्या होता है। सो किडनी वाइटल ऑर्गन्स फॉर सर्वाइवल, सेवरल फैक्टर लाइक इन्फेक्शन, इंजरी ऑफ रेस्ट्रिक्टेड ब्लड फ्लो टू द किडनी रिड्यूस द एक्टिविटी ऑफ किडनी। अब बहुत सारे इंजरी यानी कि चोट, इन्फेक्शन रेस्ट्रिक्ट कर देता है ब्लड फ्लो को किडनी में, एक क्या किडनी का एक्टिविटी कम हो जाता है फिर, है ना, रिड्यूस हो जाते हैं। सो दिस लीड टू द एक्यूमुलेशन ऑफ पॉइजनस वेस्ट। इसके कारण क्या है कि अच्छे से फिल्ट्रेशन नहीं होगा, जब फिल्ट्रेशन नहीं होगा तो पॉइजनस वेस्ट क्या होंगे, बहुत सारे एक्यूमुलेट हो जाएंगे, जमा हो जाएंगे। सो इन द बॉडी विच कैन लीड टू द डेथ, इसके कारण आपकी मृत्यु भी हो सकती है। सो इन केस ऑफ किडनी फेलियर, अगर किडनी फेलियर होता है तो एक आर्टिफिशियल किडनी यूज़ किया जाता है जिसको हम बोलते हैं डायलिसिस के थ्रू। जैसे कि एक डिवाइस आर्टिफिशियल किडनी, उसको रिमूव करता है नाइट्रोजनियस वेस्ट को, प्रोडक्ट को ब्लड से डायलिसिस के थ्रू। अब ये डायलिसिस काम कैसे करता है। So artificial kidney contain the number of tube and semi-permeable lining suspended in the tank filled with a dialysing fluid. So the fluid has to some osmotic pressure as blood except that the devoid nitrogenous waste। कुछ नहीं इसमें, चलिए यहाँ पे आता हूँ। So बेस्ट प्रोडक्ट को ब्लड से क्या करता है, डायलिसिस में पास करता है बाई डिफ्यूजन। याद रखना किसके द्वारा, डायलिसिस फ्लूइड बाई डिफ्यूजन, यानी कि बेस्ट प्रोडक्ट ब्लड से पास होता है डायलिसिसिंग में, तो कैसे होता है, डिफ्यूजन से होता है। इस बात को याद रखना, क्वेश्चन बनता है बाई डिफ्यूजन। So the purified blood is pumped back into the patients and this is similar function of kidney। जैसे किडनी का फंक्शन काम करता है, यानी कि देखो यहाँ से यूरिन लिया apparatus to vein, यहाँ पे गया, इसको प्योरीफाई किया, अब डायलिसिंग सॉल्यूशन से यहाँ से गया, अब जो डायलिसिस सॉल्यूशन है यूरिया और एक्सेस साल्ट वो यहाँ पे निकल रहा है, बाकी सब एब्जॉर्ब कर ले रहा है ऊपर। सो देयर इज नो रीअब्जॉर्प्शन इन्वॉल्व। चलिए, सो नॉर्मली इन हेल्दी एडल्ट द इनिशियल फिल्ट्रेट इन द किडनीज इज अबाउट 180 लीटर डेली। अब मेरी बात को समझो, नॉर्मली अगर हेल्दी एडल्ट है तो फिल्टर जो इनिशिएट करता है किडनी वो लगभग 180 लीटर करता है डेली। हाउएवर द वॉल्यूम एक्चुअली एक्सक्रिएटेड इज ओनली ए लीटर और 2 a डे। मतलब अगर वॉल्यूम एक्सक्रिएट होगा जो यूरिनेशन से फिर टॉयलेट करोगे तो वो 1 लीटर या 2 लीटर मैक्सिमम होगा, इससे ज़्यादा नहीं। सो बिकॉज द रिमेनिंग फिल्ट्रेट रीऑब्जर्व द किडनी ट्यूबल्स, इससे क्या है बाकी जो रिफिल्ट्रेट है वो किडनी ऑब्जर्व कर लेती है खुद ही, ठीक है। अब आते हैं एक्सक्रीशन प्लांट्स में कैसे होता है। प्लांट्स में एक्सक्रीशन खत्म कहानी, चैप्टर खत्म होने को आया बेबी, मज्जे हैं मज्जे। ओके, सो प्लांट्स यूज completely different strategy for excretion that those of animals. Oxygen itself can be thought as the best product generated during the photosynthesis. As we have discussed earlier how plant deal with oxygen as well as CO2, so they can get rid of excess water by transpiration. अब excess water है transpiration से वो क्या कर देंगे, वाटर को लूज कर देंगे। सो फॉर अदर बेस्ट, जैसे कि प्लांट यूज द फैक्ट ऑफ मेनी अदर देयर टिश्यूज ऑफ कंसिस्ट ऑफ डेड सेल, बहुत सारे डेड सेल हैं। सो दे कैन इवन लूज सम पार्ट ऑफ लीव अपना लूज कर देते हैं डेड सेल में, और भी कुछ चीज़ें हैं। जैसे मेनी प्लांट्स बेस्ट प्रोडक्ट्स स्टोर इन अ सेलुलर व्हीकल्स। अब अगर याद रखना आप कि मेनी प्लांट्स बेस्ट प्रोडक्ट कहाँ पे स्टोर होते हैं, बहुत सारे प्लांट के बेस्ट प्रोडक्ट वो कहाँ स्टोर होते हैं, याद रखना सेलुलर व्हीकल्स में। डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। सो बेस्ट प्रोडक्ट्स मे बी स्टोर्ड इन द लीव्स दैट fall off. Other best products are stored as resins and gums, especially in old xylem. So plant also excrete some best substance into the soil around them.
ठीक है। सो यहाँ तक अगर समझ में आ गया, मैंने जल्दी में पढ़ा, नहीं समझ आया तो एक बार फिर से सुन लेना, या फिर मैं रिपीट कर देता हूँ। ऑक्सीजन क्या है ना, खुद ही एक बेस्ट प्रोडक्ट है, मैं कह रहा हूँ, जो जनरेट होता है फोटोसिंथेसिस से। क्यों? क्योंकि फोटोसिंथेसिस का जब काम होता है तो आदमी कह रहा हूँ, प्लांट क्या करती है, CO2 लेती है और O2 को क्या करती है, रिलीज करती है एज अ बेस्ट प्रोडक्ट, ठीक है। और अपने एक्सेस वाटर है तो वो ट्रांसपीरेशन से लूज़ करते हैं, स्टोमाटा भी कुछ लूज़ करता है। और जैसे कि लीव जो डेड सेल होते हैं वो कुछ पत्ते होते हैं, उन सबको एग्जिट कर देता है ना, अपने पल्ले झाड़ लेता है, यानी कि टूट के गिर जाते हैं कुछ सेल्स होते हैं डेड सेल। और लगभग जो बहुत सारे प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट होते हैं वो स्टोर होते हैं सेलुलर वैक्यूल्स में, याद रखना है, सब छोटी बातें। और बेस्ट प्रोडक्ट्स स्टोर होते हैं लीव्स में भी, तो लीव्स क्या होते हैं, बाद में फॉल ऑफ हो जाते हैं, गिर जाते हैं डेड होने के बाद। और कुछ अदर बेस्ट प्रोडक्ट है जो कि स्टोर होते हैं रेसिन और गम में, जैसा कि आप प्लांट में देखोगे गम होता है चिपचिपा सा, रेसिन्स होता है उसके फॉर्म में भी होता है, स्पेशली इन ओल्ड जाइलम में स्पेशली। सो प्लांट एक्सक्रिएट करता है कुछ बेस्ट, सॉइल के अराउंड भी कुछ बेस्ट एक्सक्रिएट करता है। तो यहाँ तक की बात थी जो ख़त्म हो गई। अब अगर आप बात करो क्वेश्चंस की, तो डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शनिंग ऑफ नेफ्रॉन, भाई अभी कर लोगे ऊपर, एक्सक्रिएटरी प्रोडक्ट, हाउ इज द अमाउंट यूरिन प्रोड्यूस रेगुलेटेड, भाई सब सारा चीज़ हमने कर चुका है, ठीक है, अभी पढ़ा है। तो अभी आपको कहीं जाना नहीं है। अच्छा, सबसे पहले मुझे क्वेश्चंस भी, ये 3-4 क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव में, मैं इनको डिस्कस कर लेता हूँ। चलो आप बताना, किडनीज इन ह्यूमन बीइंग आर द पार्ट ऑफ द सिस्टम ऑफ, आपको पता है किडनी ह्यूमन बीइंग का पार्ट है किसी कौन से सिस्टम का, एक्सक्रिएशन सिस्टम का, पहला। दूसरी बात करता हूँ, जाइलम ऑफ प्लांट रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, ठीक है, याद रखना। तीसरी क्वेश्चन पे आता हूँ, द ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन रिक्वायर, ऑटोट्रॉफिक जो है, ऑटोट्रॉफिक को जो मोड है न्यूट्रिशन का, उसके लिए क्या रिक्वायर्ड होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सही है, क्लोरोफिल भी, सनलाइट भी, सारे रिक्वायर्ड होते हैं, ठीक है। आपको पता है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कैसे होता है, इन प्रेजेंट ऑफ सनलाइट, क्लोरोफिल क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब सारी चीज़ होने चाहिए, ठीक है। मैं उतना क्या लंबा डिस्कशन करूँ, ज़्यादा लंबा लेक्चर हो जाएगा, मैं ये नहीं चाहता हूँ। अब यहाँ पे बात करता हूँ थोड़ा सा। सो द ब्रेक डाउन ऑफ पायरुवेट गिव कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एनर्जी टेक प्लेस इन, ये होता है भैया साइटोप्लाज्म में होता है। रुको मैं एक सेकंड देख के कंफर्म करता हूँ, साइटोप्लाज्म इसका आंसर होना चाहिए। याद है ये वाली बात, साइटोप्लाज्म वाली, ग्लूकोन था साइटोप्लाज्म में, पायरुवेट हुआ 3 कार्बन, फिर बनाया लाइफ ऑफ ऑक्सीजन मसल्स में हुआ तो एक लैक्टिक एसिड एक्युमुलेट कर लिया, इसके कारण क्रैम्प हो गया, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में माइटोकॉन्ड्रिया, और ऑब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में ईस्ट में, ठीक है, ईस्ट में फर्मेंटेशन किया था। चलिए, तो ये हमारा चैप्टर पूरा ख़त्म हो चुका है, लेकिन अभी ये चैप्टर समाप्त नहीं हुआ है, मैं अभी इस चैप्टर को कंटिन्यू रखूँगा, ठीक है। एक काम करता हूँ, मैं MCQ टिक कर देता हूँ थोड़ा सा, साइटोप्लाज्म ऑल ऑफ द एबव, चलो यार क्या ही टिक करना है, छोटी चीज़ें, बच्चों वाली चीज़ें। सो अभी क्या है, अभी कहीं जाना नहीं है, मैं क्वेश्चन अभी डिस्कस करने वाला हूँ CDS की, ठीक है। देखो आप कैसे कैसे क्वेश्चन आए हैं, ये क्या हल हुआ है, रुको। ओके, मैं आपको क्वेश्चन डायरेक्टली दिखाने वाला हूँ, शुरू से ही बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे आ रहा हूँ। ओके, अब मुझे बताओ, छोटी सी बात है भाई, अभी पढ़े थे, अभी मैंने इसकी बात की थी, पहला क्वेश्चन ये देख लो, 2023 का क्वेश्चन है CDS 1 का। सो इसी साल आया हुआ। स्प्रिंटर फील्स क्रैम्प एंड द पेन थाई मसल आफ्टर रन, दिस इज ड्यू टू द एक्युमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड, याद होगा, पढ़ा था। चलिए, छोटी सी चीज़ थी, चलिए ये भी आता हूँ, मैं इस पर भी आता हूँ। ए लीफ इज प्लग्ड फ्रॉम अ प्लांट एंड सनी डेज, केप्ट इन 2 मिनट, बॉइलिंग वाटर में डाला, फिर इमर्स किया अल्कोहल में, फिर ट्रीट किया आयोडीन सॉल्यूशन के साथ, तो फाइनल कलर लीफ का क्या होगा, अगर याद होगा ब्लू, नहीं याद है, अभी एक सेकंड, ए वाला क्वेश्चन आपने देख लिया, अब इसका मैं आंसर बताता हूँ, एक सेकंड। यार कहाँ चला गया, एक सेकंड भाई, चलो यहाँ पे आता हूँ, एक बार देखना जरा, एकदम पेज के मैं सबसे टॉप पे जाने वाला हूँ। कैसे कैसे क्वेश्चन है भाई, कैसे कैसे 2 क्वेश्चन अभी मैंने दिखा, इस चैप्टर से कितने सारे क्वेश्चन आए इसी साल की बात में कर रहा हूँ। ये देखो लीफ वाली क्वेश्चन आ गई, याद होगा, ए वाली क्वेश्चन मैंने बात की थी, ए वाली क्वेश्चन क्या हो गया, ब्लू चेंज हो गया है ना, ब्लू में चेंज हो गया है, देखो इमर्स किया है, डिप किया है, फिर ये सब सारे सेम क्वेश्चन है, देख लेना एक्टिविटी 6.1, क्या हो गया है, ग्रीन था ब्लू हो गया, ए वाली हो गई बात। अब आते हैं, ए वाली अगर बात हो गई है तो इस पे भी आ जाता हूँ थोड़ी सी भाई। ए वाली क्वेश्चन मैंने बताई थी, एक्युमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड के कारण क्या होता है, क्रैम्प होता है। चलो आ जाओ,
देखो हमारे मसल्स में लैक ऑफ ऑक्सीजन, मसल्स में लैक्टिक एसिड इनएक्ट होता है, इसीलिए क्या होता है, इसको ऊपर में और भी अलग तरीके से डिस्कस किया था कि क्रैम्प हो जाते हैं, ठीक है, लैक्टिक एसिड के कारण। लैक्टिक एसिड मसल्स में ड्यूरिंग सडन एक्टिविटी काउजेज क्रैम्प्स, ठीक है, पढ़ा था हमने। हो गई दूसरी क्वेश्चन। अब मैं आगे बढ़ते हुए बात करता हूँ इस पर। ओके एक सेकेंड, अब अगले क्वेश्चन की ओर मैं बढ़ रहा हूँ। चलिए यहाँ पे आते हैं, अगला क्वेश्चन सेकेंड नंबर हो गया है, थर्ड पे आ रहा हूँ। ओके, याद होगा ये वाली क्वेश्चन इस चैप्टर का नहीं है, लेकिन मैं इसलिए बता रहा हूँ, याद होगा सॉल्यूशन आइसोटोनिक हाइपोटोनिक हाइपोटोनिक, याद होगा अगर तो। ये क्या कह रहा है, आइसोटोनिक सॉल्यूशंस, आरबीसी है, आइसोटोनिक सॉल्यूशंस में क्या होगा। अब आइसोटोनिक्स में क्या होता है, कोई चेंज नहीं होता है, आपको याद होगा आइसोटोनिक्स में नो चेंज इन द डायमीटर्स ऑफ आरबीसी। क्यों, क्योंकि आइसोटोनिक में कोई चेंज ही नहीं होता है, ठीक है। चलो, हाइपोटेनिक्स में स्वेल कर जाता है और सिरिंक हो जाता है, हाइपोटोनिक में सिरिंक स्वेल कर जाता है। अच्छा, यहाँ तक की बात होगी, अभी यहीं ख़त्म नहीं हुआ है। ओके, ये वाली क्वेश्चन नंबर 4 याद आ रहा है, बाइल कंटेंस एंजाइम फॉर डाइजेशन ऑफ लिपिड्स, बाइल फैसिलिटेट्स इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स, बाइल न्यूट्रलाइज द एसिडिक पीएच ऑफ फूड कमिंग फ्रॉम द स्टमक, बाइल मेक्स द पीएच ऑफ द फूड अल्कलीन एंड फैसिलिटेट्स एक्शन ऑफ पैनक्रेटिक एंजाइम्स। अब इसमें से कह रहा है कौन सा गलत है, इसमें से एक गलत है, बाकी सब सही है। अब चलो मैं बता देता हूँ, अगर याद रखना बी वाला क्वेश्चन ऑप्शन याद रखना, ए वाला सी वाला सारे ऑप्शन याद रखना। अब देखो कैसे पूछा गया है भाई, अभी रुको मैं भी पूरा दिखाऊंगा ना, तभी तो मज़ा आएगा बिडू। चलो आ जाओ इधर पे, बाइल जूस लीवर में आ रहा हूँ, बस थोड़ा सा। ड्यूरिंग द ब्रेथ बैलून लाइक स्ट्रक्चर्स ट्रांसफर द ब्लड ह्यूमन बीइंग्स, हार्ट आगे से पहले था बाइल का। हाँ यहाँ पे है, आगे मिल गया हमें। सो यहाँ पे अगर मैं आपको 3-4 लाइन बताऊंगा, आपको ध्यान से पढ़ने, आपका आंसर आपके पास होगा। इसी चैप्टर्स के सब क्वेश्चन है और इसी साल 2023 के सीडीएस के क्वेश्चन है सब। हर्बीवोरस ईटिंग ग्रास नीड ए लॉन्गर, नहीं यहाँ पे नहीं है। कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट्स, आगे बढ़ता हूँ। ओके, सो अब देखो, इट रिसीव द सेक्रेशन ऑफ लीवर एंड पैनक्रियाज ऑफ द प्रोसेस, द फूड कमिंग फ्रॉम द स्टमक इज एसिडिक एंड मेड अल्कलीन फ्रॉम द पैनक्रेटिक एंजाइम्स टू एक्ट इट। अब जो एसिडिक फूड है वो पैनक्रेटिक एंजाइम से क्या करता है, अल्कलीन करता है। सो बाइल जूस फ्रॉम द लीवर एकम्प्लिश दिस एडिशन टू एक्टिंग ऑन फैट। ये कौन काम करता है भैया, अल्कलीन करने का, बाइल जूस करता है। सो फैट्स आर प्रेजेंट इन द इंटेस्टाइन इन द फॉर्म ऑफ लार्ज ग्लोबुल्स विच मेक्स ए डिफिकल्ट टू एंजाइम एक्ट ऑन देम। सो बाइल क्या करता है, साल्ट को ब्रेक करता है स्मॉलर ग्लोबुल्स में और इफेक्ट करता है, इफिशियंसी बढ़ाता है एंजाइम का। सो दिस इज सिमिलर टू इमल्सिफाइंग, ये सिमिलर कैसे है, इमल्सिफाइंग एक्शन ऑफ सॉफ्ट डर्ट हैव लर्नड अबाउट इन दिस चैप्टर, ठीक है। सो पैनक्रियाज सेक्रेट करता है पैनक्रिएट जूस जिसमें एंजाइम होते हैं ट्रिप्सिन। अब देखो मेरी बात सुनो, पैनक्रियाज सेक्रेट किया पैनक्रेटिक जूस जिसमें एंजाइम्स हैं ट्रिप्सिन, इसने डाइजेस्ट किया प्रोटीन और लिपासे को और ब्रेकिंग डाउन इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। किसने किया, पैनक्रेटिक जूस। अब देखो यार मैं सच में थक गया इसलिए जल्दी बोल रहा हूँ, कोई बात नहीं, समझ सकते हो मेरी बातों को। अब चलो यहाँ पे आते हैं। क्वेश्चन मिल गया होगा, इसका काम कौन करता है, एमल्सिफाइंग ऑफ फैट। याद करो कौन करता है, अभी पढ़े हो, याद करो, ये भी याद करो, ये भी याद करो, ये भी याद करो। अब मुझे आंसर बताओ कमेंट करके, ABCD कौन सा गलत है इनमें से, ठीक है। अभी बताओगे कमेंट में इसका आंसर करके, क्योंकि पढ़ चुके हो, ये वाली बात भी हो गई। चलो अभी ही पढ़े हो भाई, ये वाली बात तो अभी पढ़े हो। क्वेश्चन नंबर 5, ब्लड प्रेशर नॉर्मल ह्यूमन बीइंग में 120 से 80 mmHg होता है। नंबर ऑफ परसेंट इन द ब्लड प्रेशर एट, जो नंबर परसेंट होता है वो क्या होता है। अब बहुत बच्चा इधर आएगा, बच्चे आएंगे बता के चले जाएंगे। पहला क्या होता है, कंट्रैक्शन। देखो अब मैं छोटी चीज़ बताऊंगा, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्शन, ये तो होता है वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, ये भी ठीक है। ये दोनों को इस टाइप का हमने पढ़ा था, ठीक है, यहाँ तक ठीक है। अब ऑरिकुलर हमने पढ़ा नहीं, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन और ऑरिकुलर ये भी नहीं पढ़ा था, ये दोनों गलत, यानी आंसर होना चाहिए इन दोनों में। तो पहले कॉन्ट्रैक्ट होता है कि पहले रिलैक्स होता है। अब देखो अगर आपको याद नहीं आ रहा है, मैं दिखाता हूँ, कुछ नहीं याद आ रहा है, जाने देते हैं हम इसे, है ना। पहले तो 50% ऐसे एलिमिनेट कर लिए। चलो यहाँ पे मैं आ रहा हूँ, अब देखना, हलवा मचेगा बेबी।
चलो चलो चलो, याद होगा। अब कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन की जगह पे क्या हो सकता है, पहले 120 वाले में क्या है, कॉन्ट्रैक्शन है यानी वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन आंसर होगा, फिर रिलैक्सेशन बाद में आएगा। पहले कॉन्ट्रैक्ट होगा फिर रिलैक्स होगा, ठीक है, मतलब पहले कॉन्ट्रैक्ट फिर रिलैक्स, ये वाली बात। अगर कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्शन नहीं रहे, भूल जाओ, तो क्या होगा, वेंट्रिकुलर सिस्टोल फिर वेंट्रिकुलर डायस्टोल, याद रखना भैया इस बात को, ठीक है। और जो वेंट्रिकुलर सिस्टोल या फिर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन बोल लो, वेंट्रिकुलर सिस्टोल बोल लो, इसको सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। और वेंट्रिकुलर डायस्टोल बोल लो या रिलैक्सेशन बोल लो, इसको डायस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं। यानी सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर होता है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल होता है यानी कॉन्ट्रैक्शन होता है पहले, फिर बाद में वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन या डायस्टोल होता है, जिसको डायस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं, ठीक है। अभी यही नहीं, अभी और दिखाऊंगा मैं इस चैप्टर के क्वेश्चन, रुको। ऐसे कैसे भाई, जब पढ़ ही रहे तो डिटेल में मैं हर चैप्टर के दिखा दूँ यार, लेकिन टाइम ज़्यादा चले जाएंगे ना लेक्चर में, रिवीजन करने में ज़्यादा टाइम फिर चले जाएंगे। देखो अब जिसको नहीं देखना है वो स्किप कर सकता होगा इसे। ये वाला याद है, पढ़ा था हमने। पर्सन क्या है, फायर क्रैकर जलाया क्लिप में, इको सुनाई दिया 5 सेकंड बाद। स्पीड ऑफ साउंड क्या है, 340। एक काम करो, 340 मीटर सेकेंड है, उसको मल्टीप्लाई करो 5 सेकंड में। डिस्टेंस टेबल जितना किया है, कितना किया है, 25 15 1500 5 के 20 यानी 200 1700। अब क्या है, आपको पता है जब इको है एक बार जाता है एक बार आता है, यानी 2 बार ट्रेवल किया, इसको डिवाइड बाय 2 किया, यानी कि 850 मीटर इसका आंसर। पिछले चैप्टर में पढ़ चुका हूँ यार, मैं सारे क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगा तो फट जाएगी आंखें अभी। अच्छा माइक्रोफोन ये वाली इसकी चीज़, ये वाली देखो अगले चैप्टर में आने वाली है यार, सॉरी ये क्या होगा, ये वाली अगले चैप्टर में आएगी। पावर ऑफ लेंस, फोकल डायोप्टर, ये सब चीज़ अगले चैप्टर में आएंगी, इसका टेंशन मत लो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 इसी में है। अब याद होगा, अभी हमने इसी में पढ़ा है, एमजीओ पाउडर वाला पढ़ा होगा, देख लेना आप पीछे निकाल के, मैंने बताया भी था कि ये क्वेश्चन आ चुके। हीट लाइट प्रोड्यूस होता है, एग्जाम्पल ऑफ कंबशन रिएक्शन, एमजीओ वाइट वाटर फॉर्म होता है। 100 वाट इलेक्ट्रिक, मुझे लगता है मैंने 9 में भी पढ़ा है और 10 में भी इसे पढ़ना होगा, ठीक है। बहुत ईजी है, 100 वाट है, 10 आवर ए डे 3 डेज के लिए। तो 100 वाट है तो फिर 10 घंटे चला है तो 1000 हो गया, है ना। एक दिन का 3 दिन का 3000 का 3 यूनिट होता है, ठीक है, ऑप्शन ही हो जाएगा। ये सब पढ़ेंगे। तो अंडर वीटी ग्राफ ये भी 9 में पढ़ चुका हूँ। अब इसकी ये भी मैं बात करूँ तो मैं पढ़ चुका हूँ इसकी, चैप्टर नंबर 2, 3, 4 में आप देख लेना, अच्छे से मिल जाएगा आपको। सारे इसी से हैं साइंस। अगले साइंस कोई इस चैप्टर की मैं बात कर रहा हूँ, रुको अभी। नॉट ऑक्सीडेशन रिएक्शंस, कहाँ चले गए साइंस। देखो यार मैं बता रहा हूँ सब इसी से आ रहा है, इससे बाहर कुछ नहीं आ रहा है, ठीक है। तो मैं इसमें ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करता हूँ क्वेश्चन देखने में। मैंने इतने क्वेश्चन दिखा दिए साइंस के, और भी क्वेश्चन जो भी होंगे। तो क्लास 9, 10 से ज़्यादातर क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उसके लिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। चिल करो, जितना पढ़ा रहा हूँ ना, अगर इतना कर लिए, रिवीजन कर लिए, याद कर लिए, तो भाई फिर तो चक दे फट्टे। अगर 30 क्वेश्चन आते हैं ना, तो 30 में 28 भी करके आओगे तो बहुत है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। जय हिंद।